कौन सा क्वेश्चन बोला? क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 60 शायद इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक मिनट देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो गया? कौन दुखी हो रखा है इतना? आदित्य रहने क्या? क्वेश्चन नंबर 60 एक्सरसाइज कौन सा? सर एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2। अबे नालायको, क्वेश्चन नंबर 60 वाले पार्ट में द रूट मीन स्क्वायर स्पीड the root mean square speed of CH4 molecule at 25 degrees Celsius is about 0.56 km per second. What is the root mean square speed of H2 molecule at? थोड़ा तो इनकम्प्लीट है, ऐड के साथ कुछ होना चाहिए, ऐड के साथ तो कुछ नहीं है, थोड़ा इनकम्प्लीट है सवाल। इसका आंसर क्या दिया है अनूप? सर ऑप्शन डी है सर, 25 डिग्री सेल्सियस के बनाएंगे तो फिर ऑप्शन डी ही आ रहा, वही आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ठीक है, यहाँ पे करेक्शन हो सकता है एट सेम कंडीशन या एट सेम टेम्परेचर, तो ठीक है हम एक बार देख लेंगे क्वेश्चन का करेक्शन, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? सर 59। क्वेश्चन 59 बताओ भाई, क्या डाउट है इसमें? सर मतलब स्टेटमेंट 4 जो है इसका वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर इसमें क्या बोलते हैं एवरेज एनर्जी लिखते तो वो करेक्ट हो जाएगा। all the molecules of a gas have the same kinetic energy at a given temperature, तो स्टेटमेंट सही है। सर गलत दिया हुआ है। नहीं नहीं, मतलब all the molecules of a gas, अरे सॉरी, all the molecules per molecule, हाँ मतलब all the molecules में रीड किए थे ना ये टॉपिक, all the molecules तो कि गलत है, all the molecules तो गलत है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग होगा। जैसे स्टेटमेंट हम ढंग से नहीं पढ़े, हम बस काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान दिए। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, मतलब ऐसा बोल रहा है कि सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा, बट सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। हम लोग हमेशा उसमें पर मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करते हैं, मतलब जो नेट काइनेटिक एनर्जी आता है उस नेट काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड करके पर मॉलिक्यूल निकालते हैं, हम लोग उसको एवरेज आउट कर देते हैं। बट एक्चुअल में सारे मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी सेम नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होना है, तो इसीलिए स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। हाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा तो उस केस में सेम रहेगा वैल्यू। और कोई डाउट? सब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज है ना उसमें क्वेश्चन 36 में डाउट था। सब्जेक्टिव एक्सरसाइज को पहला वाला बोल रहे हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 36, a bulb of a capacity 1 decimeter cube contains 1.03 into 10 to the power नहीं सर 23 ये H2। नहीं था सर, शायद गलत हम नोट किए हैं, तो यूडियोमेट्री का क्वेश्चन था सर, शायद हम गलत नोट कर लिए हैं। ओके तो बता देना हमको कौन सा सवाल है, अलग से मैसेज कर तो देना, ऊपर देख तो ये लेंगे। शायद दिख जाए। ओके यूडियोमेट्री तो यहाँ पे है 23 से लेकर 26 29। होगा शायद। 26 26 था हाँ सर। इसका C3H2 आ रहा था मेरा बार बार, C3H8 होना चाहिए जब C3 क्या आ रहा था? C3H2 आ रहा था बार बार। अबे
When 20 ml of a gaseous hydrocarbon is exploded with 200 ml of oxygen, the volume contraction after explosion was found to be 45 ml. On further treatment with alkaline paraglol, there was a reduction of 95 ml. Alkaline paraglol क्या absorb करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। और उसमें बोल रहा है 95 ml। तो सवाल की इंफॉर्मेशन को देख के एक चीज तो मालूम पड़ रहा है हमको कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को बर्न किए तो बर्निंग के टाइम पे ऑक्सीजन वाला पार्ट एक्सेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 30 है, मतलब 230, उसमें से गैसेस हाइड्रोकार्बन भी खत्म होगा और ऑक्सीजन वाला पार्ट भी खत्म होगा। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है 45 ml का, वो कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को एक चीज और मालूम पड़ गया कि हम लोग के 200 ml में से जो कुछ भी ऑक्सीजन खत्म हुआ, उसके बाद जितना ऑक्सीजन बच गया वो सारा अल्कलाइन पैराग्लोल में गया था। इसका मतलब 95 ml बच गया था। तो 105 ml रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो अगर मान लो, एक सेकंड को, क्या हो गया भाई? क्यों हो रहा है? अब तो लाइट मोड देखने का मन भी नहीं करता है स्क्रीन में, पता नहीं क्या है, इतना यस ज्यादा सर, अजीब लगता है देखने में। बहुत ज्यादा लाइट आता है। चलो, तो जैसे एक चीज मालूम पड़ गया कि हम लोग के पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हमको नहीं मालूम क्या हाइड्रोकार्बन है, तो इन जनरल हम लोग आराम से CXHY मान के काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो इसके इसमें रिएक्शन वाले पार्ट में CO2 तो बनेगा और साथ ही साथ H2O बनेगा। इससे कोई लेना देना तो है नहीं अपने को, CXHY वाले पार्ट से केवल लेना देना है और ऑक्सीजन से लेना देना है। तो शुरू में 30 ml है और यहाँ वाले पार्ट में 200 ml है। और एक चीज मालूम पड़ गया कि जब कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो तो खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन कुछ बच रहा है जो कि अल्कलाइन पैराग्लोल में एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो यहाँ से 105 ml खत्म हुआ और 95 बचा, और यही 95 वाला पार्ट पैराग्लोल में एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है। एक चीज, तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चले कि इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, अगर रिएक्शन होगा तो बैलेंसिंग वाले पार्ट में x डालेंगे, यहाँ पे y/2 डालेंगे और यहाँ पे x + y/4 आराम से डाल सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन के हिसाब से हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो 1 मोल कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x + y/4 है। इसका मतलब इसका 1 मोल x + y/4 के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो अगर हम लोग 30 ml लेके चलते हैं तो 30 ml वाला पार्ट x + y/4 × 30 के साथ कंबाइन करेगा, ऐसा मेंशन कर सकते हैं आराम से। और टोटल जो वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन है, तो 30 ml भी खत्म हुआ और यहाँ से 200 में से 105 भी खत्म हुआ। इसका मतलब 30 ml + x + y/4, तो x + y/4 × 30, ये जो चीज है ये आराम से 105 के बराबर होना चाहिए, पहला चीज। तो रिडक्शन ऑफ 45 ml, द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन वाज फाउंड टू बी 45 ml। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से CO2 वाला पार्ट भी तो बन रहा है। और एक चीज यहाँ पे देखो, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान रखना। जैसे तुम एक चीज बताओ अरविंद, CO2 में स्टेट क्या डाला था, फिजिकल स्टेट? गैसियस। गैसियस। और H2O में लिक्विड। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखो, मे भी हो सकता है शायद यहाँ पे, जैसे आफ्टर एक्सप्लोजन दिया है ना यहाँ पे, तो जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग एक्सप्लोजन करके उस सॉल्यूशन को कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब कूल होने के लिए छोड़ते हैं तो H2O लिक्विड बनता है, बट जब कंबशन होगा तो H2O लिक्विड नहीं रहता है, तो H2O वाला पार्ट वहाँ पे गैसेस फॉर्म में रहता है। तो जो हम लोग यहाँ पे टोटल रिएक्शन कराएंगे तो x गैसेस मोल तो CO2 का बनेगा
और y/2 H2O भी गैसेस मोल्स का बनेगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों तरफ से वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर हो सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पे गैसेस फॉर्म रहेगा ही रहेगा H2O का, तो अगर तुम इस चीज को काउंट करके चलो तो तुम्हारा वो आंसर निकल के आने वाला है। क्योंकि सवाल किस लैंग्वेज से, बस ध्यान रखना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन। तो आफ्टर एक्सप्लोजन का मतलब ये नहीं कि हम लोग कंबशन कराने के बाद कूलिंग कर रहे हैं। जब एक्सप्लोजन कराए, रिएक्शन हुआ, तो H2O गैसेस फॉर्म में रहा। इसका मतलब जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन तुम कंसिडर करके चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली ये कंसिडर कर रहा है कि 300 ml इधर से खत्म हुआ, 200 ml वाले पार्ट में से 105 इधर से खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे x ml का फॉर्मेशन हुआ। तो जो नेट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है वो 105 प्लस 30, इसका मतलब 135 30x का ml। फॉर्मेशन होगा सर, किसका? 30x का फॉर्मेशन होगा हाँ सॉरी, CO2। 30x, हाँ 30x का फॉर्मेशन, ठीक है। तो तुम्हारा जो नेट ये कंजम्पशन हुआ, जो नेट वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, 135 के बराबर होना चाहिए। 30 ml हाइड्रोकार्बन का गया और 105 ml ऑक्सीजन का गया। इतना तो माइनस हुआ, लेकिन प्लस होने वाले पार्ट में हम लोग का 30x निकल के आया। और ये ओवरऑल जो चीज है वो 45 ml के रिडक्शन में, तो इसलिए माइनस साइन लगा के काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर यहाँ पे y/2 भी बनेगा तो इस केस में हम लोग के इस पार्ट में 30 इंटू y/2, इसका मतलब 15y भी हम लोग ऐड करके काम करेंगे। तो वहां से तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना एक बार, और अगर नहीं आंसर आएगा तो देखें, क्योंकि वॉल्यूम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन बोला है, तो जस्ट एक्सप्लोजन का मतलब उस टाइम पे माहौल गर्म रहेगा, वेपर रहेगा वहां पे। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है सर। जल्दी बोलो, और कोई डाउट? सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करके देखना, बहुत ज्यादा कंसेप्ट सुधरेगा। और जो उसमें तुमको हम सजेशन नहीं देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करने का इडियोमेट्री का, इतने रिगोरसली डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे काम के एकदम नहीं है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको ट्राई नहीं करना है। अच्छा हाँ, एक यार वो जो सिंगेज वाला बुक है वो तो तुम लेके चली गई, तुमको थोड़ा एक हमको Yes, sir. हमको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। उसमें जो गैसीय स्टेट वाला जो वो है ना एक्सरसाइज, उसका फोटो खींच करके हमको भेज देना। तुमको मेंशन कर देंगे, ये सब क्वेश्चंस अब आराम से बना सकते हैं। बुकलेट तो तुमको बनाना है गैसीय स्टेट का, और तुमको चैप्टर खत्म होते ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस उस बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सर। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट कैसे होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट कहाँ है? सर एक सवाल में दिया हुआ है, कौन से सवाल में दिया हुआ है? जी एडवांस वाला जो दिए थे ना होमवर्क, इसमें क्वेश्चन नंबर 8। जेई एडवांस वाला जो क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट रुको। जेई एडवांस मतलब एक्सरसाइज 3 या फिर प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 8 ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। जिसका सी आंसर है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है, ये कैसे होता है? नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, डी होगा ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। इसमें सी दे रखा है क्या आंसर? डी ऑप्शन आंसर होगा। यस सर। ओके, उसमें डी ऑप्शन आंसर कर लेना। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 का तो डी ही ऑप्शन है। एक्सरसाइज कौन सा है वो? 4 पार्ट 2 है सर। हाँ 4 पार्ट 2 है उसमें, तो 4 पार्ट 2 का आंसर जो है, 4 पार्ट 2 के आंसर में 8 का आंसर तो डी ही दे रखा है। ऊपर वाला देख लिया। ऊपर वाला आंसर देख लिया, पार्ट 1 का आंसर देख लिया 8 का सी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। और कोई डाउट? जेई एडवांस वाला क्वेश्चन आंसर नंबर 16। जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 16 18 16 16 दिए थे क्या होमवर्क? पता नहीं सर, हम कोशिश किए थे बनाने का। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम सर दिए तो शायद नहीं थे, बट ठीक है, चलो ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस विद राइज इन टेंपरेचर ड्यू टू। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ, सर बी क्यों नहीं होगा? एक चीज बताओ, जैसे
प्रेशर कैसे डेवलप होता है, गैस का प्रेशर जो डेवलप हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन शायद किए थे कभी। तो गैस तो के उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो हिट करेगा वॉल ऑफ कंटेनर को, तो फिर कुछ फोर्स Exactly. एक्सर्ट करेगा, पॉइंट एरिया जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर होगा। बिल्कुल, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और कोई सवाल? मतलब एक्चुअल में अच्छा सवाल है, हम भी कभी ध्यान नहीं देंगे। कोलिजन हम भी देखते ला रहे, कोलिजन ये तो होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा पार्ट है। तो हमको दिख गया तो हम बोल पाए, वरना शायद हम भी गलती करते। बोलो और कोई डाउट, जल्दी बोलो भाई, और कोई डाउट? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज तुम्हारा हाँ, आवाज इसी का जो 4 नंबर है ना, इसमें जो हाँ बोलो, 4 नंबर में उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन ही क्यों लेते हैं? ये आइडियली ये सिचुएशन क्यों लेते हैं हम लोग? एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दे रखा है और उसमें मेंशन कर लिया है आइडियल गैस, ठीक है। तो क्यों लेते हैं ये तो बोला अजीब टाइप की चीज है, लेना तो आइडियल ही है। बाकी जैसे एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, तो क्योंकि सारे कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन तो नहीं होने वाला। सर्कुलर पाथ होने का कोई सेंस है कि जैसे मान ले पार्टिकल है वो मूव करना शुरू किया, तो कभी इस तरह का कुछ गेम वेम आता है, बहुत जगह पहले आता था गेम्स वगैरह सब। जैसे एक होता था ना, एक ब्लॉक रहता है, उसमें बॉल टकराता है और ऊपर बहुत सारे दीवार होते हैं जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसको फोड़ना होता है। ऐसा गेम खेला है कभी? मतलब एक छोटा सा डंडा होता है, उस डंडे पे वो बॉल टकराता है, तो ऊपर जाके दीवार में टकराता है, उस सारे के सारे ब्लॉक्स को या ब्रिक्स को तोड़ते चला जाता है। ऐसा कोई गेम खेला है? कोई भी खेला है ऐसा गेम? हाँ सर। कौन सा हाँ सर? सर, अरे एक होता है ना, एक हाँ मतलब कंप्यूटर नाम में भूल होता गया। है, जार्डियंस नाम है शायद। हाँ नाम एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट उसमें एक नीचे एक छोटा सा डंडा टाइप का होता है, पतला सा स्लैब, उस पे एक बॉल फिट पिन होता बॉल, है। यार पिन बॉल सर। हाँ चलो, पिन बॉल भी चलेगा, पिन बॉल भी ऑलमोस्ट उसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है। तो जैसे मान लो कि वो जो डंडा है उसको बॉल टकराया, फिर ब्रिक से टकराया, तो जिस एंगल पे टकराया तो वहां के बाद तो स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो टकराने का एक एंगल है तो वहां से लौटने का भी एक एंगल होगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। हाँ ये है कि जैसे एक बार कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के बाद हो सकता है वो एंगल पे चला जाए, ठीक है। तो लेकिन जब कोलिजन होना है तब तक तो स्ट्रेट लाइन में आएगा। अब वो पार्टिकल, जैसे ये चीज तुमको क्लास 9th में भी एक बार एक्सप्लेन किया था अल्फा रे एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में। बोले तुम जैसे मान लो हम लोग दीवार पे एक बॉल फेंके तो किस एंगल पे जाएगा, क्लास 9th में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। तो जब हम लोग बॉल फेंके तो बॉल स्ट्रेट जा रहा है ऐसा मानते हुए चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो बॉल स्ट्रेट जा रहा है। जब कोलाइड किया तब वहां से अपना पाथ चेंज किया, बट कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद इस पूरे प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, बट जस्ट कोलिजन से पहले और कोलिजन के जस्ट बाद इन दोनों टाइम पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है पाथ पूरा का पूरा। और एक्सेलरेटेड वेलोसिटी तो है नहीं क्योंकि आइडियल गैस है, कोई अट्रैक्शन फोर्स टाइप की चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सर्कुलर पाथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, गैस ऐसा घूमते घूमते चल रहा है। तो अगर गैस ऐसा घूमते घूमते चलता ना तो हम लोग ये सीधा नहीं चल पाते, हम लोग घूमते घूमते चल रहे होते, क्योंकि पार्टिकल सारे सेम टाइप के बिहेवियर शो करते हैं। वेवी पाथ हो सकता है अगर रियल गैस टाइप का बिहेवियर रहा तो, बट उसमें वेवी पाथ बिल्कुल नहीं होता। ये वेवी पाथ देना एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के जैसा हो सकता है कि पार्टिकल्स में वेव नेचर होता है, तो इसलिए वेव पाथ के जैसा आएगा, बट पार्टिकल्स में वेव नेचर हम लोग आइडियल गैस में मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, अगर इस पार्ट में डाउट नहीं है तो इसके आगे का जो पार्ट है मेरे हिसाब से तो खैर बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है, उसमें कोई डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 1 मिनट। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है क्या? हम तो बोले थे एटॉमिक स्ट्रक्चर डालने के लिए। नहीं है। ओके, नहीं है तो ठीक है, नहीं डालेंगे, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना ही पेपर भारी बनाया जा सकता है। नहीं डालेंगे, रहने दो। काइनेमेटिक्स नहीं आएगा सर फिजिक्स में? काइनेमेटिक्स डलवा देंगे यार, काइनेमेटिक्स डलवा देंगे पेपर में, ठीक है। हाँ ज्योत्सना, तुम्हारा तुम लोग जो 11th वालों का पेपर हुआ है ना, तुमको वो पेपर देना है।
ठीक है। तो वो पेपर हम देख लेंगे क्या क्वेश्चन है उसमें, और तुम्हारे बैच में उसी को ऐड कर देंगे। हो सकता है नाम चेंज कर दे, बस उसी को ऐड कर देंगे, तो तुमको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि वो पेपर दे पाओ। काइनेमेटिक्स हम ऐड करवा देंगे, काइनेमेटिक्स एकदम आएगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐड करवा सकते हैं मेरे हिसाब से। हम देख ही नहीं थे फाइनली, जाने से पहले देख ही नहीं थे शेड्यूल, एक बार देख लेंगे फाइनली। सर कल का पीडीएफ नहीं भेजे थे। सही में? यस सर। सर कल का शायद लेसन भी अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पे। Yes. कल का Yes, लेसन sir. अपलोड नहीं, कल का लेसन अपलोड नहीं होगा। विशाल तो सर ऐड कर काम, विशाल सर काम कर करके थक गए हैं, बोले अरे करेंगे 2 दिन के बाद, बहुत हो गया। ठीक है, हम पीडीएफ भेज देते हैं। वैसे कल हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ाए थे क्या? अरे तुम लोग को नोट्स भेज रखा है ना भाई, तो नोट भेज रखा है, तो फिर अब इसमें क्या पीडीएफ में तुमको चाहिए? वही चीजें वहां लिख रखी है, वहां ज्यादा लिखवा रखा है। भेज दिया करिए ना सर। चलो ठीक है, भेज देता, हमको नहीं मालूम था, बट हमको लगा कि शायद हम भेज दिए। SCS का नोट्स कहाँ आया था सर? अच्छा, हम प्रिंट तो कर रखे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, 1 मिनट रुको, भेज देते हैं। आया जी मैसेज कुछ? हाँ, आ गया। हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर 5, और आज हम लोग को रियल गैस वाला पार्ट डिस्कस करना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं हम रियल गैस, और रियल गैस वाले पार्ट में ही हम लोग वंडर वाले इक्वेशन वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, मालूम भी होना चाहिए वंडर वाले इक्वेशन क्या होता है। और इस वंडर वाले इक्वेशन के सिंपल है। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है, तो बहुत थियोरेटिकल, एक्चुअल में बहुत थियोरेटिकल है, और देखने में वो डरावना लगता है, लेकिन एक्चुअल में सिंपल है। ठीक है, इस टॉपिक पे तुम्हारे लिए भारी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तुम्हारे लिए भारी क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा है उसी से आएंगे। इनफैक्ट उसमें भी काइनेटिक थ्योरम गैस से नहीं आएगा, सबसे पहला पार्ट या आइडियोमेट्री, ये सब चीजें भारी हो सकती हैं, बट अदरवाइज वंडर वाली क्वेश्चन से आज तक ना भारी सवाल आया है, और मेरे हिसाब से आज तक भारी सवाल आएगा भी नहीं। थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आया करेंगे। ठीक है, बट ये है कि कुछ इसमें कंसेप्ट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दे रखा, बट पुराने एनसीईआरटी में दे रखा था, तो हम लोग इसमें सर आइडियल गैस में कुछ कुछ बढ़ा दे रहे हैं, प्रेशर में कुछ घटा दे रहे हैं, वॉल्यूम में। हाँ तो ठीक है, दिक्कत क्या है, घटा ही बढ़ा तो रहा है, इतना तो मैथ्स में तुम लोग करता ही है, बचपन से करते आ रहा है, घटाना ही बढ़ाना तो है। चलो, तो उस केस में जैसे कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग डिस्कशन में यूज तो करेंगे, और उन डिस्कशंस वाले पार्ट को एक्चुअल में एनसीईआरटी में कहीं तुमको मिलेगा नहीं, बट वो डिस्कशंस को हम लोग कैरी आउट करेंगे, क्योंकि बहुत सालों पहले उससे जेईई एडवांस में सवाल आया था, और पुराने वाले एनसीईआरटी में वो टॉपिक्स थे। तो अगर पुराने वाले एनसीईआरटी में वो टॉपिक्स थे, इसका मतलब एम्स के सिलेबस में है। तो नीट के सिलेबस में एग्जैक्टली है कि नहीं है ये बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एम्स नीट मर्ज हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पार्ट फॉलो किया जाएगा। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है टॉपिक, उसमें एक पार्टिकुलर टाइप का कंसेप्ट है आरएस नोमेनक्लेचर, जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, मेंस एडवांस नीट कहीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें नीट का सवाल हमेशा से आता रहा है। मेंस एडवांस में, मेंस में 2 साल पहले सवाल दिया है, बट उससे पहले कभी उसमें सवाल नहीं आया था, और एडवांस में आज तक उस टॉपिक में सवाल नहीं आया है। तो उस तरह कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, और तुम लोगों को एक छोटा सा हम रीडिंग एक्सरसाइज देंगे, जो तुमको जो पहले भी बोल चुके थे, जो वांडरवाल फोर्सेस हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस हैं, इन सब चीजों को रीड करना है। ऑल्दो हम उसका एक बेसिक आइडिया तुम लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, बट उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट एक बार रीड कर लेना, ताकि जब हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट में मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे पहले तुमको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी संडे हम वाला लोग टेस्ट पूरा दिखाना है कि कैसे है आंसर। हाँ नहीं, पूरा मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है कि कितना एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्कूल के एग्जाम के जैसा नहीं लिखना है, लेकिन तुम्हारा जो रफ है वो रफ हमको प्रॉपरली दिखना चाहिए, तो प्रॉपरली वो रफ सारा का सारा लिखना चाहिए, और तुम उसका फोटो खींच करके भेज देना। इनफैक्ट फोटो खींच करके भेजने की भी जरूरत नहीं है, हो सकता है शायद हम लोग घूमते फिरते तुम्हारे घर पे आए और वो पेपर कलेक्ट करके लेके चले जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट अगर नहीं आ पा रहे होंगे तो वो पेपर हम लोग मंगवा लेंगे, ताकि हम लोग डिजिटल पैड में अपना कभी भी खाली बैठे हुए वो पेपर को देखते हैं कि उसमें क्या स्टेप कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है तो ठीक है, उसके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, उसमें क्या आंसर किया उसमें सीधा तो अगर आंसर घर मार्क करो। आइएगा तो मॉड्यूल लेते आइएगा। ये अलग ही नालायक आदमी है।
डंडा अरे लेकर आज गए आया था तुम्हारे लिए, विशाल, तेरे से पूछिएगा, कुछ कुछ उठा के लेके भी गया। डंडा लेकर गए तुम्हारे लिए हम घर से, ठीक है। चलो ध्यान दो, जैसे कल मेरे हम लोग घर पे काइनेटिक, आप कष्ट मत कीजिए। तुम्हारे घर वाले स्वागत करते रहते तुम्हारे बीच में। चलो जैसे हम लोग कल लास्ट क्लास में जब आइडियल गैस इक्वेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो आइडियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट में हम लोग ये मेंशन करके चल रहे थे, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले पार्ट में हम लोग ये मेंशन करके चल रहे थे कि उसमें जो गैसेस हैं उस गैस के पार्टिकल पॉइंट मास होते हैं, मतलब उनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, और गैस के जिस कंटेनर में वो होते हैं उसके वॉल्यूम को ही हम लोग आइडियल गैस का वॉल्यूम बोल देते हैं। दूसरा, हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे थे कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो आइडियल गैस एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर रियल सिचुएशन की बात करें तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कशन भी कर चुके हैं और बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हमेशा पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल अट्रैक्शन हो, ये भी हो सकता है कि रिपल्शन भी हो। क्योंकि जैसे अगर मान लो कि एटम बड़ा है तो बड़ा होने का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्शन का फैक्टर डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो दो पार्टिकल्स के बीच में एक तो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फैक्टर हो सकता है, ऑल्दो हम लोग रिपल्शन के फैक्टर को डायरेक्टली डिस्कस नहीं करते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्टली एप्लीकेशन में डिस्कस करना शुरू करते हैं, उसको साइज के फैक्टर से रिलेट करके। और हम लोग डायरेक्टली केवल 2 पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एब्सेंट माना था, जो कि रियल गैस में होता है। तो अगर रियल गैस में होता है तो हम लोग जो प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट क्या कर रहे हैं कि कंटेनर में जितना वॉल के ऊपर प्रेशर आया वही अपना प्रेशर है, ये अपने मेजरमेंट करने का तरीका है। लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग वॉल पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं है वो रियल गैस, बट उसको हम लोग आइडियल गैस के लिए मानते हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे जितने क्वेश्चंस किए, तो द प्रेशर ऑफ O2 गैस इज दिस, तो O2 गैस का प्रेशर अगर इतना है तो वो तो रियल गैस है O2 जिसका प्रेशर इतना है, बट फिर भी उसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में पुटअप कर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है कि आइडियल गैस वाले चीज में उसको हम लोग कैसे पुटअप करके चल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, जब हम लोग गैस के वॉल्यूम की बात करेंगे तो जैसे एक कंसिडरेशन ये था कि हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन रहेगा, क्या क्या पॉइंट है कि हम लोग गैस को के वॉल्यूम को हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, क्या सोचते बहुत कम है। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है, इसका वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है। क्या लॉजिक रहा होगा कि कंटेनर के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के बराबर इक्वेट कर दिया गया, ताकि हम लोग साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल मानेंगे। हाँ उससे सर तो उससे जो टोटल स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट के लिए वो कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर रहेगा। हाँ ये एक पॉइंट है। जैसे जिस कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स है तो गैसेस पार्टिकल मूव कर रहे हैं, आराम से मूव कर रहे हैं, तो जिस कंटेनर के अंदर पार्टिकल है उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम उस गैस के हर एक पार्टिकल के लिए अवेलेबल है। और क्योंकि पॉइंट मास है तो उस पॉइंट मास वाले पार्ट में हर एक पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, कहीं कोई कोलिजन के चांसेस भी नहीं है क्योंकि पॉइंट मास है। ऑल्दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये भी बोला गया कि अगर टकराता भी है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले ये भी तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ना कि एक कंटेनर के अंदर गैस ए है और गैस बी है तो दोनों का वॉल्यूम भी होगा। इसका मतलब हम लोग बेसिकली ये मानते हुए चल रहे हैं कि कोई भी कोलिजन वाला पार्ट हम लोग का नहीं हो रहा, सब कुछ एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फ्रीली मूव कर रहा है। तो अगर पॉइंट मास है तो जो फ्री मूवमेंट है उस फ्री मूवमेंट के लिए पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है। बट अगर मान लो पॉइंट मास नहीं होता, ऑल्दो आइडियल गैस है, बट अगर पॉइंट मास नहीं होता हम लोग अट्रैक्शन फोर्स के पार्ट को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट अगर पॉइंट मास है, सॉरी पॉइंट मास नहीं होता तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता, और वॉल्यूम होता तो जो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें एटलीस्ट कुछ वॉल्यूम को माइनस, जैसे मान लो 2 पार्टिकल्स हैं और एक को हम फिक्स कर देते हैं उस कंटेनर के अंदर और दूसरे को मूव कराते हैं कंटेनर के अंदर, तो एटलीस्ट पहले पार्टिकल के वॉल्यूम, एटलीस्ट बोल रहा है, ये भी नहीं होता है, कुछ और रीजन होता है यहाँ पे, एटलीस्ट पहले पार्टिकल के वॉल्यूम वाले स्पेस में तो दूसरा पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है फ्रीली, क्योंकि वहां पे एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले जब पॉइंट मास था तो गैस के पार्टिकल को मूव करने के लिए पूरा कंटेनर अवेलेबल था, बट अगर पॉइंट मास नहीं रहा तो गैस के पार्टिकल के मूवमेंट के लिए पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है।
और अगर पूरा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हैं। ऑल्दो मॉडिफिकेशन कर भी रहे हैं तो भी हम लोग उसको ऐसा मानते हुए चल रहे हैं कि ठीक है वो आइडियल गैस ही है, बस पॉइंट मास नहीं है। वो आइडियल गैस हो सकता है कि पॉइंट मास ना हो, आइडियल गैस वाला पार्ट इंडिपेंडेंट मास के जैसा एग्जिस्ट कर रहा होगा। वीडियो बंद कर लो भाई, किसका वीडियो दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो पॉइंट मास वाला पार्ट ना हो, इस तरह का केस हम लोग कंसिडर करके आराम से चल सकते हैं। तो हम लोग उन्हीं चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो वही होता है कि जो भाई अपना वीडियो बंद करो। थ्योरेटिकल पॉइंट वाइज तो हम लोग ये बात कर सकते हैं आराम से कि हम लोगों का जो गैस का पार्टिकल है तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग गैसियस पार्टिकल ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ऐसा हम लोग मेंशन करके काम कर सकते हैं। कोई भी गैसियस पार्टिकल होगा उसकी वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पॉइंट हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो हम लोग का गैसेस पार्टिकल है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसा लिख देते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम IMF से डिनोट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इससे होता क्या है, इस चीज का डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग अपना इक्वेशन लिखे PV इज इक्वल टू nRT, तो चलो ठीक है, टेम्परेचर तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है, कोई लेना देना नहीं है इन दोनों पॉइंट से। नंबर ऑफ मोल्स भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है या मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको भी कोई लेना देना नहीं है। R भी कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग का जो प्रेशर है उस प्रेशर का कुछ वेरिएशन हो सकता है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे वेरिएशन होगा करते हैं डिस्कशन। और वॉल्यूम का वेरिएशन भी हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, वॉल्यूम वाले पार्ट में हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर की बात कर रहे हैं, तो उस तरह का तो कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करके चलना शुरू करें तो उसके वजह से इस इक्वेशन वाले पार्ट में, PV इज इक्वल टू nRT वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत प्रेशर और वॉल्यूम वाले पार्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जब हम लोग ये मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं करेक्शन फैक्टर। मतलब अगर हम लोग PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस बोल रहे हैं, लेकिन उस आइडियल गैस में हम लोग आइडियल वाला वैल्यू ले नहीं रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं रियल वाला वैल्यू। तो हमको आइडियल वाला वैल्यू चाहिए ना बेसिकली। तो इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT वाले पार्ट में हम लोग आइडियल गैस वाले पार्ट के वैल्यू को पुटअप करने की कोशिश करते हैं, या भाई कैसे उसको पुटअप कर सकते हैं। तो उसको पुटअप करने का तरीका जब होगा तो उसमें इसी को पहला पार्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बोलता है। उस केस में करेक्शन फैक्टर वाले पार्ट में जब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में करेक्शन कैसे हो सकता है, अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक पार्टिकल के वॉल्यूम की वजह से दूसरा पार्टिकल पूरे कंटेनर में फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगर वो गैस आइडियल होता बट पॉइंट मास नहीं मानते, तो उस केस में जो आइडियल वॉल्यूम वाला पार्ट है ये डेफिनेटली कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ पार्ट को, हमको नहीं मालूम क्या पार्ट है, बट कुछ पार्ट को हम लोग माइनस करके आराम से आइडियल गैस के लिए पूरा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब वो जो PV इज इक्वल टू nRT है, उसी PV इज इक्वल टू nRT वाले पार्ट में हम लोग अगर उस गैस को आइडियल मान के भी चलते हैं, तो आइडियल गैस अगर होता बिना किसी इंट्रैक्शन के, तो उस केस में कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ पार्ट को हम लोग हटाते ताकि नेट फ्री मूवमेंट के लिए जो पार्टिकल्स का हम लोग को स्पेस मिल रहा है तो उसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में आराम से पुटअप कर सकते थे। तो एक तो ये पार्ट हो गया जहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम स्पेस या कुछ स्पेस वाले पार्ट को हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं ताकि हम लोग को फ्री वॉल्यूम या फ्री मूवमेंट के लिए अपना वॉल्यूम निकल के आ जाए। ये सबसे पहला कंसिडरेशन है जो हम लोग को देखना होता है। और इन जनरल ऐसा बोला जाता है करेक्शन फैक्टर वाले पार्ट में कि हम लोग अगर एक मोल के लिए बात करें, एक मोल वाले पार्ट के लिए, तो इसमें पर मोल हम लोग का जो करेक्शन फैक्टर है, तो ऐसा लिख देते हैं करेक्शन फैक्टर पर मोल, इस चीज को B से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, स्मॉल b से। और इस चीज को एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड टर्म में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोला जाता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वर्ड कंसिडर कर लो या इसी चीज को वॉल्यूम भी बोलते हैं, दोनों में से कोई वर्ड कंसिडर कर लो। तो जैसे मान लो कि अगर एक मोल है
तो 1 मोल वाले पार्ट के लिए टोटल एक्सप्लोडेड वॉल्यूम हम लोग के पास B के बराबर दे रखा। तो अगर 1 मोल की जगह n मोल्स दे रखा है तो n मोल्स वाले पार्ट में हम लोग आराम से NB के बराबर बात कर सकते हैं कि अगर 1 मोल पार्टिकल होता तो टोटल एक्सप्लोडेड वॉल्यूम B के बराबर है। इस केस में फॉर n मोल्स अगर कंसिडर करें, क्योंकि हम लोग PV इज इक्वल टू nRT में n मोल्स को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो फॉर n मोल्स अगर हम लोग टोटल करेक्शन फैक्टर की बात करें, टोटल करेक्शन फैक्टर, तो ये वैल्यू अपना NB के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि हम लोग का जो वॉल्यूम है जो आइडियल गैस इक्वेशन में एक्चुअली में डालना चाहिए था, हम लोग डालते नहीं है बट एक्चुअली में डालना चाहिए था कि कंटेनर का वॉल्यूम माइनस NV के बराबर निकल के आता। तो एक तो करेक्शन फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद ये हम लोग का नेट वॉल्यूम का वैल्यू निकल के आ जा रहा है। सबसे पहला कंसिडरेशन हम लोग को ये लेते हुए चलना है, सबसे बेसिक कंसिडरेशन है जिसको हम लोग को लेके चलना है। उसके बाद जो दूसरा करेक्शन फैक्टर है वो प्रेशर में इंट्रोड्यूस करना होता है। बट कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर क्यों प्रेशर में ये चीज आ रहा है, पहले इसका डिस्कशन करेंगे तब प्रेशर वाले पार्ट में आएंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का बेसिक मतलब ये था कि जो भी पार्टिकल्स वॉल पे कोलाइड कर रहे हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स वॉल के ऊपर कोलिजन करने पे कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है उस मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, जो इम्पल्स एकदम से टकराया और वापस आ गया, तो मोमेंटम ट्रांसफर या इम्पल्स बोलने तो ज्यादा बेटर होगा, उससे कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है पूरे वॉल पे ताकि वो पार्टिकल्स रुका रहे या फिर पीछे चला जाए, और फोर्स पर यूनिट एरिया अपना प्रेशर वाला पार्ट निकल के आ गया। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल के कोलिजन के वजह से, मतलब एक पार्टिकल दीवार से कोलाइड किया तो इसके वजह से पूरे सरफेस के ऊपर फोर्स जनरेट हुआ या पूरे सरफेस के ऊपर प्रेशर वाला पार्ट जनरेट हुआ। तो अगर मान लो कि हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो पार्टिकल जाके दीवार से कोलाइड करने वाला है अगर उसके पीछे एक पार्टिकल होगा तो ये पार्ट इस पार्टिकल के ऊपर, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगना ही है। तो इस केस में अगर यहाँ का पीछे वाला पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल दे रखा, ये पार्टिकल अगर पहले पार्टिकल से पीछे के डायरेक्शन में, मान लेते हैं शुरू में आइडियल गैस था, हमको नहीं मालूम था, बट ये पार्टिकल अगर पीछे के डायरेक्शन में हम लोगों के पास कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इसका मतलब जितने फोर्स से पहले पार्टिकल टकरा रहा था उतने फोर्स से पार्टिकल अब टकरा नहीं पाएगा। मतलब शुरू में मान लेते हैं कुछ वैल्यू था f, और उसके बाद पीछे के डायरेक्शन में हम लोग स्मॉल फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो नेट फोर्स यहाँ पे F माइनस कैपिटल F माइनस स्मॉल f के बराबर बच जाएगा। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब पार्टिकल्स को जैसे टकराना था एवरेजली वैसा ही टकराता, लेकिन अगर पीछे से अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब पार्टिकल जिस फोर्स से टकरा सकता था उससे थोड़े रिड्यूस फोर्स से टकराने वाला है। तो जब रिड्यूस फोर्स से टकराने वाला है मतलब प्रेशर भी थोड़ा रिड्यूस होके आने वाला है, क्योंकि फोर्स घटेगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी डिक्रीज करना ही करना है। तो अगर मान लो कि हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, तो प्रेशर के मेजरमेंट में तो हम लोग जो एक्चुअल प्रेशर मेजरमेंट के रीडिंग में आ रहा है वो देखते हैं, तो रियल गैस के प्रेशर को हम लोग आइडियल बोल दिया कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो आइडियल गैस होता, अगर एकदम प्योरली आइडियल गैस होता, मतलब हम लोग आइडियल गैस बिहेवियर करा देते और उस केस में हम लोग प्रेशर वाला पार्ट मेजर करते, तो अभी जो रियल गैस का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो रूम टेम्परेचर पे रियल गैस है तो अभी प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी नहीं कम नहीं ज्यादा होता। अभी हम रिड्यूस नेचर का है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आपका ऑडियो रुक गया था 5 सेकंड के लिए। ओके ठीक है, फिर से बोल रहे हैं। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं कि रूम टेम्परेचर पे हम लोग का प्रेशर इतना आया, तो जो हम लोग रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वहाँ तो हम लोग का रियल गैस एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसी वैल्यू को जो भी आया एक्सपेरिमेंटली उसी वैल्यू को हम लोग आइडियल गैस की इक्वेशन में डाल के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो गैस रूम टेम्परेचर पे आइडियल के जैसा बिहेव करता तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, जो दो पार्टिकल्स थे इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, मतलब पार्टिकल ज्यादा तेजी से या ज्यादा फोर्स से दीवार से टकरा सकता था, तो ज्यादा प्रेशर निकल जाता। तो हम लोग आइडियल गैस का प्रेशर कम हुआ ना उसके मुकाबले।
आइडियल गैस का प्रेशर हम लोग कम मेजर कर रहे हैं, बट एक्चुअल आइडियल गैस अगर होता तो उसका प्रेशर ज्यादा निकल के आता। हम लोग तो उसको रियल गैस का प्रेशर कंसिडर कर ले रहे हैं। मतलब जो हम लोग मान लो हम लोग मेजरमेंट किए, मान लो बैरोमीटर ये बोलते हैं, ऑल्दो बैरोमीटर से मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट हम लोग अगर मान लो बैरोमीटर से मेजरमेंट किए, तो जो मेजरमेंट किए हम लोग गैस के प्रेशर का, तो हम लोग रियल गैस के प्रेशर का मेजरमेंट किए ना, क्योंकि रियल सिचुएशन है वो, बट उसको हम लोग इक्वेशन में आइडियल गैस के लिए यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू उस इक्वेशन में डाल रहे हैं वो है रियल गैस का वैल्यू, बट डाल उसको आइडियल गैस इक्वेशन में रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज का है, क्योंकि और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग रियल गैस का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसी रियल गैस के वैल्यू को आइडियल इक्वेशन में डाल डाल के अपना काम चला रहे हैं। चलो ठीक है, काम चल रहा है, थोड़ा बहुत एरर भी रहेगा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर वो रूम टेम्परेचर पे गैस सही में अगर आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता, मतलब पार्टिकल 1 पे पीछे के डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो नेट फोर्स है वो पार्ट आराम से इसके बराबर होता। मतलब अगर वो गैस आइडियल बिहेव करता तो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होता, और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होता इसका मतलब हम लोग को ज्यादा प्रेशर मिल रहा होता। तो हम लोग का जो प्रेशर है वो भी एक्चुअल में आइडियल गैस का जो प्रेशर होना चाहिए तो उसके बराबर नहीं है। हम लोग जो प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेजर कर रहे हैं, उस प्रेशर से आइडियल गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स अगर एब्सेंट होता है तो कोलिजन का जो फोर्स है वो डेफिनेटली ज्यादा निकल के आना चाहिए था। तो इसके वजह से आइडियल गैस का प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो हम लोग का रिड्यूस हो रखा था, उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट यहाँ पे ऐड करके काम कर रहे हैं। तो आइडियल प्रेशर मस्ट हैव बीन जो ऑब्जर्व प्रेशर है प्लस कुछ करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि करेक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे, और इसको निकालने का जो तरीका है बस हम वो तरीका मेंशन कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा एवोगाड्रोस लॉ को भी कंसीडर करेंगे ना सर? शांत रह तू, बिल्कुल मत बोल, कुछ मालूम नहीं है तुमको अभी। ठीक है, सुन लो पहले ढंग से। कैमरा में देखिए बड़ा मस्त एक्सप्रेशन दिए, फिर से कीजिए ना। हम आएंगे सही में कल डंडा लेकर के आएंगे। मैं कहा तो पड़ा हुआ है आपके आने के दिन खाली। चलो जान लो, जैसे तो करेक्शन उसको फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। अनम्यूट होने का परमिशन मत दीजिए। हाँ सही आइडिया। मैं क्लास छोड़ी चल जाऊंगा फिर। चलो जान दो, ऐसे जैसे मन नहीं कर रहा आज। हाय चुप शांत रह। जो करेक्शन फैक्टर है, अगर उस करेक्शन फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें तो कैसे कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ये है, जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, तो एक पार्टिकल जो कोलाइड करने वाला वॉल पे, तो उसके पीछे दूसरा पार्टिकल कुछ फोर्स लगा रहा है। तो अगर मान लो कि एक पार्टिकल था तो कुछ फोर्स लगाया, तो दूसरा पार्टिकल जो है वो भी तो कुछ फोर्स लगा सकता है, तीसरा पार्टिकल अगर होता है वो भी कुछ फोर्स लगा सकता है। तो बेसिकली इस पार्टिकुलर जो पार्टिकल है, इसके पीछे के लेयर्स में जितने पार्टिकल्स होंगे, इसके पीछे के जस्ट लेयर में जितने पार्टिकल्स होंगे, वो उस पार्टिकल के पीछे फोर्स लगा रहे होंगे, आराम से पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। तो उस केस में ये जो लेयर या फिर ये जो पार्टिकल कोलाइड करने वाला है, इसके जस्ट पीछे वाले लेयर के वजह से, या इसके जस्ट पीछे वाले लेयर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि टोटल हम लोग टकराने वाले लेयर पे या टकराने वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा के चल रहा है। तो उस केस में ये जो करेक्शन फैक्टर है, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना होता है अपने को, ये जो करेक्शन फैक्टर प्रेशर में आएगा, दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेकेंड लेयर। हम लिख देते हैं समझने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को बता रखा है सेकेंड लेयर क्या है, तो इन द सेकेंड लेयर मेंशन कर दिया। अब पॉइंट ये है कि सेकंड लेयर वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे होंगे, मतलब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। तो इसको नॉर्मली लिखने का तरीका होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उससे हम लोग उस लेयर वाले पार्ट के बारे में आइडिया लग पाता है। और क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है लास्टली, तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि इस फैक्टर को लिखने के बजाय हम लोग सीधा करेक्शन फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v का फॉर्मेट मेंशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब कितने पार्टिकल्स वाले पार्ट हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, उससे उस लेयर वाले पार्ट पे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया निकल के आएगा। और एक्चुअल में लेयर भी नहीं है, हम लेयर समझाने के लिए मेंशन किए हैं,
उस पार्टिकल के आजू बाजू जितने पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम लोग जैसे वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब कितना डेंसली क्राउडेड पार्टिकल्स हैं आजू बाजू में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पार्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं इस चीज को हम लोग। एक पार्टिकल के जस्ट आजू बाजू क्या पार्टिकल डेंसिटी है, उसके ऊपर हम लोग एक पार्टिकुलर जो टकराने वाला पार्टिकल है उसके ऊपर क्या पार्टिकल डेंसिटी आ रहा है आजू बाजू, वो नेट फोर्स वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड लेयर समझने के लिए आसान होता है, बट हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला चीज। लेकिन ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है कि जैसे मान लो हम लोग ये मेंशन करके चल रहे हैं कि एक पार्टिकल कोलाइड करने वाला उसके पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो ये भी तो होगा ही कि यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे फर्स्ट लेयर में, और पहला पार्टिकल जो इस पे तो फोर्स लगा अगर था पार्टिकल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम लेके चल रहा है। हम लोग वहाँ पे एक लेयर की बात नहीं कर रहे, समझने के लिए लेयर आसान है, लेकिन हम लोग उसको स्फेरिकल शेप में डिनोट नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइवन ही होगा क्योंकि वेलोसिटी वाला पार्ट इवन नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पार्टिकल डेंसिटी के फॉर्मेट में इसको, ऑल्दो पार्टिकल डेंसिटी जैसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पार्टिकुलर स्पेस के आजू बाजू कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर हो या 1 मिलीमीटर हो, कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो पार्टिकल डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एवरेज आउट तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि एक्चुअल में होना भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे के सारे गैसेस जो है एक ही जगह पे हों और सारे के सारे गैसेस दूसरी जगह पे ना हो, बट चांसेस हो सकते हैं कि कुछ गैसेस का डेंसिटी एक तरफ ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ थोड़ा कम हो गया एक टाइम पे, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। बट उस पॉसिबिलिटी को थोड़ा नेग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं हम लोग मान के चलने के डिस्ट्रीब्यूशन तो एटलीस्ट इवन है, होता होगा वो भी। सर आपका ऑडियो ना रुक गया। यार ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, एक मिनट को। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। यस ओके हाँ। अब जैसे इसके बाद दूसरा कंसिडरेशन ये है कि जो पहला लेयर था जो कोलाइड करने वाला, ऑल्दो ये लेयर तो नहीं है बट जो पहला लेयर कोलाइड करने वाला था, तो उस केस में जब हम लोग एक पार्टिकल की बात कर रहे थे तो ये देख रहे थे कि पीछे के लेयर्स कितना फोर्सेस उस पर लगा रहे हैं। तो ये भी तो होगा ना कि एक पार्टिकल पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उस फर्स्ट लेयर के सारे पार्टिकल्स पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो नेट फोर्स है वो एक के तरफ से कुछ रिड्यूस हुआ था, तो सारे को जब एड अप करते तो नेट फोर्स जो टोटल रिडक्शन हुआ वो भी सारे पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता। तो पहला पार्ट या पहला तो फैक्टर करेक्शन इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो पीछे का लेयर है वो पार्टिकल्स को किस तरीके से कितने फोर्स अपने ऊपर खींच रहा, ताकि नेट फोर्स रिडक्शन हो जाए। और दूसरा, जिन पार्टिकल्स पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, ताकि नेट फोर्स जब हम लोग कोलिजन का कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो रिड्यूस्ड फोर्सेस आए उन सबको हम लोग एड अप कर पाए। तो वो भी चीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फर्स्ट लेयर ऐसा मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में जो करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट है, वो करेक्शन फैक्टर पहले तो हम लोगों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड किया, मतलब पार्टिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड किया। फिर से टोटल फोर्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टोटल कितने पार्टिकल्स जाके कोलाइड करने वाले हैं। मतलब करेक्शन फैक्टर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल। ये भी एक पार्ट हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं कि कितने पार्टिकल दीवार से कोलाइड करने वाले हैं। तो फिर से वही है, पार्टिकल डेंसिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसके हिसाब से हम लोग का करेक्शन फैक्टर फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो करेक्शन फैक्टर एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड किया, फिर से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड किया। इसका मतलब अगर हम लोग नेट करेक्शन फैक्टर की बात करें तो नेट करेक्शन फैक्टर वाला पार्ट
डेफिनेटली इन दोनों पार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो n बाई वी इंटू एन बाई वी मतलब n बाई वी के होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस केस में हम लोग वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं जिस चीज़ को a से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो टोटल वैल्यू अपना an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के बराबर निकल के आ जाता है। तो हम लोग का जो टोटल आइडियल गैस का प्रेशर था वो आइडियल गैस के प्रेशर में लिखा था पी आइडियल इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं प्लस सम करेक्शन फैक्टर। वो करेक्शन फैक्टर ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के फॉर्मेट में आया। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशन वाले पार्ट में आइडियल प्रेशर लेना चाहते तो उस केस में ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के बराबर आराम से मेंशन करते हुए इस चीज़ को काम कर सकते थे। वैसे एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अगर सवाल में ये पूछा कि करेक्शन फैक्टर क्या है तो करेक्शन फैक्टर इन प्रेशर प्लस साइन के साथ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, ठीक है, प्लस साइन के साथ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम बोलता है तो माइनस साइन के साथ एन बी है अगर एन नंबर ऑफ मूव्स के लिए है। बट सवाल में कभी कभी कहीं कहीं दे दिया जाता है, एक बार एडवांस में भी दे ही रखा है, वैसा मेडिकल में फ्रिक्वेंटली दिया जाता है कि प्रेशर में करेक्शन फैक्टर क्या है। तो करेक्शन फैक्टर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन दिया जाता है, सॉरी ये चीज़ P आइडियल या फिर P इज इक्वल टू P ऑब्जर्व प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। करेक्शन फैक्टर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर नहीं है, करेक्शन फैक्टर केवल ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है। हम लोग तो शुरू से प्रेशर लेके चल ही रहे थे, उसी में तो कुछ हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये सवाल गलत भी रहता है तो भी चलो ठीक है। अगर कभी भी बोलेगा व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर इन प्रेशर फॉर रियल गैसेस तो उस केस में सीधा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर अगर दे रखा है तो उसको मार्क कर सकते हैं। बट अगर मान लो ये भी ऑप्शन दिया, किसी एक ऑप्शन में P ऑब्जर्व प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर या सिंपली P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर साथ ही साथ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो हम लोग ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर पे टिक मार्क करेंगे क्योंकि एक्चुअल में करेक्शन फैक्टर वो है। ये तो करेक्टेड वॉल्यूम है, करेक्शन फैक्टर नहीं है। करेक्टेड वॉल्यूम ये एक्सप्रेशन आराम से हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है उस आइडियल गैस इक्वेशन में आइडियल प्रेशर होना चाहिए था, आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए था, मस्ट इक्वल टू एनआरटी निकल के आना चाहिए था, ये नॉर्मली होना चाहिए था। तो आइडियल प्रेशर वाला पार्ट होता भी अगर तो जो हम लोग प्रेशर लिखा करते हैं P इन जनरल वो प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ऐसा मेंशन कर सकते थे। फिर उसके अलावा वॉल्यूम आइडियल तो V माइनस एन बी के बराबर मेंशन कर सकते थे और एक्सप्रेशन वाले पार्ट में एन आर टी भी मेंशन कर सकते थे। तो ये जो इक्वेशन निकल के आता है पूरा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन वाले पार्ट को हम लोग वन ड्रॉ वाली इक्वेशन बोल दिया करते हैं, जिसको हम लोग PV इज इक्वल टू एनआरटी में करेक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद आराम से पुट अप कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग वन ड्रॉ वाल इक्वेशन बोला करते हैं। 2-3 पार्ट्स होंगे जिसको हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। इसमें से पहला पार्ट तो ये चीज़, जैसे अगर हम लोग इस n वाले पार्ट को या फिर इस n को भी छोड़ो, मान लो हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में से v माइनस एन बी अगर n कॉमन निकालते हैं, जैसे v माइनस एन बी दे रखा, अगर यहाँ से n कॉमन निकालते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं n बाहर आ गया v बाई एन माइनस बी, ऐसा होना चाहिए था। और सामने वाले पार्ट में एन आर टी है तो ये n कैंसिल आउट हो जाता, बच जाता v बाई एन माइनस बी, ठीक है, सबसे पहला चीज़। तो इस केस में ये पूरे एक्सप्रेशन में अगर यहाँ से n को बाहर निकाल के कैंसिल आउट करे तो एक्सप्रेशन बचेगा v बाई एन माइनस बी, सामने वाले पार्ट में आर टी, और जो पहला वाला पार्ट है उसको अभी के लिए हम लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बस ऊपर वाले इक्वेशन का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और इस v बाई एन को एक्चुअल में मोलर वॉल्यूम बोला जाता है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मोल्स, वॉल्यूम ऊपर दे रखा नीचे मोल से रखा है, तो इसके इसमें वॉल्यूम पर यूनिट मोल या फिर मोलर वॉल्यूम बोला जा सकता है। तो ये जो v बाई एन है ये मोलर वॉल्यूम कहलाएगा और इस चीज़ को हम लोग Vm से डिनोट किया करेंगे, कैपिटल V स्मॉल m से नॉर्मली डिनोट कर दिया करेंगे। तो अपने एक्सप्रेशन में P तो है, और अगर पहले पार्ट को देखें हम लोग तो n स्क्वायर ऊपर है v स्क्वायर नीचे है, बट अगर इस n स्क्वायर को और नीचे ले आते तो v स्क्वायर बाई स्मॉल n स्क्वायर निकल के आता, मतलब P प्लस a बाई Vm स्क्वायर होना चाहिए था। उसके अलावा v बाई एन मतलब Vm हो गया माइनस b इज इक्वल टू आर टी।
हम लोगों को ये दोनों फॉर्मेट में इक्वेशंस को याद रखना होता है। जो ऊपर वाला फॉर्मेट था p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, और दूसरा p प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इन दोनों को हम लोग वान डेर वाल इक्वेशन आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये सबसे पहला कंसिडरेशन है जो अपने को इस इक्वेशन में ध्यान रखना है। दूसरा कंसिडरेशन, ये जो ए वाला पार्ट है और जो बी वाला पार्ट है, जैसे बी वाले पार्ट का तो हम लोग एक नाम भी दे दिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, लेकिन ए का कोई नाम नहीं है, उसको हम लोग वान डेर वाल कांस्टेंट बोला करते हैं, केवल सिंपली वान डेर वाल कांस्टेंट। बट पॉइंट ये है कि ए वाले पार्ट का यूनिट क्या होगा और बी वाले पार्ट का यूनिट क्या होगा। इस इक्वेशन को देख के बताओ, इनफैक्ट इस इक्वेशन को नहीं, ये ऊपर वाले इक्वेशन को देख के बताओ कि ए का और बी का, मतलब वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी का यूनिट क्या होगा, बताओ। बताओ भाई, दोनों का यूनिट क्या होगा? ए का एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ए का एटीएम, और बी का लीटर पर मोल। एक सेकेंड, ए का एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। पर मोल लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, हाँ ठीक है। और बी वाले पार्ट का लीटर पर मोल। लीटर पर मोल। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, ये चीज सुना होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, कि हम लोग दो एक्सप्रेशंस को ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन वाला पार्ट या यूनिट वाला पार्ट सेम हो, ठीक है। तो इस केस में जैसे डायमेंशन में नहीं, यूनिट वाला पार्ट सेम होना चाहिए। डायमेंशन हो सकता है डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है डायमेंशन सेम भी हो फिर भी यूनिट डिफरेंट हो सकता है। तो इस केस में जब यूनिट वाला पार्ट सेम होगा तब उस केस में एडिशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बेसिकली कि प्रेशर में जब इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हैं तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट होना चाहिए। सिमिलर टाइप से जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट होना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है। और हम लोग नॉर्मली यूनिट क्या लेके चल रहे हैं, तो प्रेशर में एटीएम और वॉल्यूम वाले पार्ट में लीटर। तो प्रेशर में P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, तो प्रेशर का जो यूनिट है वही इस पार्ट का यूनिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ए एन वाले पार्ट में तो मोल स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम वाले पार्ट में आराम से लीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और सामने वाले पार्ट में हम लोग इस चीज़ को एटीएम के फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिट वाला पार्ट सेम होना चाहिए। तो ए वाले पार्ट में एक तो एटीएम आ गया, दूसरा उसके अलावा इनटू लीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई मोल स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन जो लेकर के चलना है। अगर बी वाले पार्ट की बात करें तो इस केस में v माइनस एन बी, तो इसका मतलब जो हम लोग का वॉल्यूम का यूनिट है एग्जैक्टली वही यूनिट वाला पार्ट एन बी का होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट तो मोल के टर्म में चला गया, बी वाला पार्ट ऐसे ही रह गया, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर में है। इसका मतलब आराम से यहाँ पे लीटर पर मोल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये दो यूनिट्स वाले पार्ट का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। इन दोनों यूनिट्स के एक्सप्रेशन को हम लोग आगे, यूनिट्स को तो यूज नहीं करेंगे, हो सकता है डायरेक्टली सवाल यूनिट्स पे हो, बट अदरवाइज इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग मॉडिफाई करके कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जो वान डेर वाल इक्वेशन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग दो फॉर्मेट में रखेंगे, उसमें करेक्शन फैक्टर क्या होता है और करेक्शन फैक्टर के बाद करेक्टेड एक्सप्रेशन क्या होता है, इस चीज़ को मेंशन करके हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग अलग अलग कंसिडरेशंस लेकर के अपने एक रियल गैस की, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रियल गैस के बारे में, तो जैसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बोल रहे रियल गैस पढ़ो, तो डेफिनेटली ये भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या वेरिएशंस है। एटलीस्ट कुछ तो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। दिख रहा है हम लोगों को कि रियल गैस वाला पार्ट जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा और आइडियल गैस में नहीं कुछ भी है, बट थ्योरेटिकली हम लोग क्या डिफरेंसेस दोनों में मेंशन कर सकते हैं, और अगर डिफरेंसेस भी है तो कुछ तो कॉमन पॉइंट रहा होगा, या कभी तो वो रियल गैस आइडियल गैस के जैसा आया होगा, तभी तो हम लोग आइडियल गैस डिफाइन कर पाए, अदरवाइज नहीं तो डिफाइन कर पाना ही मुश्किल। नहीं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाता है जो कभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। तो इसके वजह से हम लोग एक कंपैरिजन वाले पार्ट को पुट करना शुरू करते हैं, और हम लोग वहाँ पे नॉर्मली हेडिंग के फॉर्मेट में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ रियल एंड आइडियल बिहेवियर, रियल एंड आइडियल बिहेवियर
या फिर हम लोग टर्म ये भी यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के जगह पे, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, या फिर डेविएशन ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस बिहेवियर, दोनों में से कुछ भी करना है आराम से मेंशन कर सकते हैं। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का या इस चीज़ को कंपेयर करने का दो तरीका है, जिसमें से एक तरीका जो ये आदित्य मेंशन किया था, उस चीज़ को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सिंपल तरीका है और ज़्यादा एक्सपेंडेड टाइप का तरीका है, ज़्यादा इसमें ये है, मतलब ज़्यादा इसमें फैक्टर्स जो हम लोग को कंसिडर करना है, ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करवा रहा है। बट जो दूसरा तरीका है एक्चुअल में वही तरीका पहले मेंशन किया गया था, बट हम लोग उस तरीके को मेंशन नहीं कर रहे होंगे। हम लोग पहले इस पार्टिकुलर पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या होता है, और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले पार्ट से हम लोग कैसे एक रियल गैस और आइडियल गैस बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या डेविएशंस आ रहे हैं, कब सिमिलरिटी आ रहा है, और उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले पार्ट को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये सब चीज़ों का हम लोग को बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन करना होगा। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, उसके बाद अगला डिस्कशन करेंगे हम लोग। बताओ भाई, यहाँ तक के पार्ट में कोई भी डाउट है किसी को तो? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे एक छोटा सा थियोरेटिकल पॉइंट है कि अगर हम लोग को रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर अच्छे से डिटेल में वो स्टडी करना है, तो हम लोग नॉर्मली एक ग्राफ के थ्रू काम कर सकते हैं, और उस ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग जेड वर्सेस प्रेशर इस चीज़ का ग्राफ बनाते हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी वर्सेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, इस चीज़ का ग्राफ बना के काम करते हैं। और इस पार्टिकुलर केस में ग्राफ कुछ ऑलमोस्ट इस टाइप का कंसिडर करते हुए चलते हैं हम लोग। एक मिनट, ग्राफ वाले पार्ट में जैसे हम लोग नॉर्मली ये कंसिडरेशन रख के चलते हैं, अरे भाई एक सेकंड रुक जाओ। सर को डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया? तो डिस्कनेक्ट हो गया, 8 से 7 हो गया। हम डिस्कनेक्ट हो गए, मेरा ही नाम था दूसरा जिसमें कनेक्शन चल रहा था, तो यही सब देख रहा है क्या? उस टाइम पे लाइट नहीं था, मतलब इन्वर्टर पे चल रहा था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक आता, इसीलिए हम अपने फ़ोन से कनेक्ट वो लगा रखे थे। चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग Z वर्सेस P वाले पार्ट का जब ग्राफ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग को बेसिकली दो तरीके से ग्राफ का डिस्कशन करना होता है। आते हैं उस चीज़ पे। एक तो ग्राफ में जैसे Z वर्सेस P है, तो सिंपल सा केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से बड़ा ही सिंपल सा सिनेरियो होता है ये चीज़। और दूसरा पार्ट हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि हम लोग रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम इन दोनों के टर्म में भी कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में भी कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कंपैरिजन करने का जो कोशिश है वो बहुत रटने वाला हो जाता है, तो इसलिए हम ऑल्दो वो चीज़ पहले आया, बट हम उस चीज़ को पहले नहीं बताएंगे, हम इस चीज़ को पहले जेड से कंपेयर करके बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पार्टिकुलर पार्ट के कंपैरिजन में आराम से चले जाएंगे। उसमें ग्राफ कुछ इस तरह का है, जैसे हम लोग जेड वर्सेस पी का अगर ग्राफ बना रहे हैं, तो इस पूरे कंसिडरेशन में हम लोग ग्राफ का जो एक्सिस है वो z इज इक्वल टू 0 से शुरू नहीं करते हैं, हम लोग z इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। और इस ग्राफ वाले पार्ट में कुछ कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ऐसा मेंशन किया हुआ है कि दो गैसेस जो है वो हम लोग के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक्सिस के ऊपर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के जैसा एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों गैसेस का नाम याद रखना होगा। तो z हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 पे क्यों लिखते हैं सर? जब ये आ p रहे 0 होगा तो z भी 0 होगा। रुक जा, शांत रहे, ठीक है। तो इस केस में तो हाइड्रोजन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? आते हैं, उसी चीज पे आते हैं, रुक जाओ, अभी पहले बिहेवियर वाले पार्ट को स्टडी करना होता है, ठीक है। Deviation. Z वर्सेस P वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट ये है कि हाइड्रोजन वाला पार्ट और हीलियम वाला पार्ट ऊपर होगा, सबसे पहला चीज। उसके बाद हम लोग के ग्राफ में बाकी जितने भी गैसेस हैं, जितने भी गैसेस, वो सारे के सारे गैसेस हम लोग आराम से नीचे मेंशन कर सकते हैं। और उसको जब नीचे के थ्रू मेंशन करते हैं तो जैसे ग्राफ थोड़ा ओवरलैप कर गया, बट अदरवाइज जैसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। एक ये ग्राफ हो गया,
दूसरा ऐसा ग्राफ ले सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लास्ट का जो ग्राफ है ऊपर का पोर्शन, ये सब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसा है, ये कर्व नहीं है। नीचे का पार्ट हाइपरबोला टाइप का रहेगा तो भी ऊपर का पार्ट एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा रहेगा। और इसमें भी अगर हम लोग कंपैरिजन करना शुरू करें तो इस टाइप से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे एक CH4 वाला पार्ट है, दूसरा CO2 वाला पार्ट है और तीसरा NH3 वाला पार्ट है। इस टाइप का कंपैरिजन कर सकते हो। कोई भी रैंडम गैसेस ले सकते थे, लेकिन उस रैंडम गैसेस का एक पैटर्न है जो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे CH4 वाला पार्ट पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये बताओ। नॉन पोलर। नॉन पोलर। CO2 वाला पार्ट पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। दोनों में मोलर मास किसका ज़्यादा है? CO2। CO2 का। तो ये चीज़ बताया था, जैसे मोलर मास ज़्यादा है मतलब साइज नॉर्मली बड़ा होगा, और साइज अगर बड़ा होगा तो जो लंदन फोर्सेस है, डिस्पर्सन फोर्सेस है, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो ग्राफ थोड़ा नीचे है। और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो कि और भी स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन, तो ग्राफ थोड़ा और नीचे है। तो हम लोग कोई भी गैस को वहाँ पुटअप कर सकते थे, लेकिन एक पैटर्न में ही पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो एक तो पूरा ये ग्राफ का पार्ट हम लोग को डिस्कस करना होगा, जिसमें एक्चुअल में टोटल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब केवल हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद फिर जेड क्या होता है इस चीज़ पे आना होता है हम लोगों को। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट ये कि सर हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ हमेशा ऊपर क्यों रहता है, वो नीचे नहीं जा सकता क्या? जा सकता है, एक सर्टेन कंडीशन में जा सकता है, इसी टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इन जनरल रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर की बात कर, हम लोग आइसोथर्म की बात कर रहे हैं बेसिकली, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस केस में हाइड्रोजन हीलियम हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये ग्राफ का सबसे पहला पार्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना है। दूसरा सवाल ये पूछा, और ये पूछा भी आदित्य, कि सर अगर प्रेशर 0 होगा तो जेड भी तो 0 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राफ को Z=1 से क्यों शुरू कर रहे हैं? तो एक ये पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना होगा। उसके अलावा ग्राफ शुरू में नीचे गया, मतलब जब हम लोग लो प्रेशर जोन की बात करते हैं तो उस केस में ग्राफ नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, और जब हम लोग हाई प्रेशर जोन की बात करते हैं तो हाई प्रेशर वाले पार्ट में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लो प्रेशर जोन में ग्राफ क्यों जा रहा और ये हाई प्रेशर जोन में ग्राफ क्यों जा रहा, हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मली अपने कंसिडरेशन का पॉइंट होता है। तो जैसे अगर ढंग से देखो तो इस पूरे के पूरे ग्राफ वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो इस ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग के पास हमेशा टोटल 4 पार्ट होगा। उन 4 पार्ट को हम लोग उस आइडियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट से एक एक करके रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। मतलब एक एक करके हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन वाले, सॉरी आइडियल नहीं, वन रो वाले इक्वेशन वाले पार्ट से ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग के जो चारों के चारों ग्राफ्स हैं वो चारों के चारों ग्राफ्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और हर एक पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, Z=1 का क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों होता है, या फिर किस कंडीशन पे Z=1 वाले पार्ट का ग्राफ निकाल के लाया जा सकता है। सबसे पहला कंसिडरेशन ये होता है। तो पहला तो नहीं होता खैर, ग्राफ वाले पार्ट में जैसे Z=1 है, ये किस कंडीशन पे एप्लीकेबल होता है, और Z=1 का एक्चुअल मतलब क्या है वो हम लोग थियोरेटिकली जब Z का डेफिनेशन डालना शुरू करते हैं कि Z है क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, वहाँ से मेंशन करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम का जो पार्ट है वो हमेशा ऊपर ही क्यों होता है, हमेशा ऊपर क्यों होता है, हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस किया करेंगे। उसके अलावा अपने जो नॉर्मल गैसेस है, हाइड्रोजन हीलियम एक तरीके से एक्सेप्शनल टाइप का पार्ट है, बट हम लोग का जो नॉर्मल केसेस है उन नॉर्मल केसेस वाले पार्ट में हम लोग का ग्राफ शुरू में नीचे क्यों जा रहा और बाद में ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा, इसका क्या सेंस बनता है। तो उसमें जो 2 पार्ट है, नीचे कब जाएगा लोअर प्रेशर जोन में, और हायर कब जाएगा, सॉरी ऊपर कब जाएगा हायर प्रेशर जोन में। ये 2 पार्ट क्यों होगा, किस कंडीशन पे, या लो प्रेशर जोन में कैसे हो रहा है, हाई प्रेशर जोन में क्यों हो रहा, इन दोनों पार्ट का हम लोग सबसे शुरुआत में डिस्कशन करेंगे। तो इस पार्ट में जैसे सबसे शुरुआत हम लोग यहीं से किया करते हैं कि Z क्या होता है, और Z वाले पार्ट के बाद जो हम लोग का कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स होता है, जैसे Z=1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, वो हम लोग उस एक मैथमेटिकल टाइप के एक्सप्रेशन से आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जब Z<1 गया, 1 के नीचे गया, दूसरा क्या मतलब ऑडियो होगा, चली गया सर, आप क्या बोल रहे थे पिछले मतलब कि 2 अरे जैसे हम लोग आप बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, सबसे सबसे शुरुआत में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि Z का एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या मतलब है उस चीज़ का, उससे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन माना गया है। फिर उसके वैल्यू से एसोसिएटेड, जैसे Z=1 का जो ग्राफ है तो 1 से क्यों शुरू किए, तो 1 वैल्यू डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंपैरिजन का पॉइंट रख रहा है। 1 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, 1 से ऊपर अगर वैल्यू गया तो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, 1 से अगर नीचे वैल्यू गया तो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है।
हम लोग इस चीज़ का कंपैरिजन करके काम कर रहे होंगे। और उसके बाद फिर हम लोग वो सारे के सारे पार्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे कि हम लोग के ग्राफ में फर्स्ट पार्ट नीचे क्यों गया, मतलब जो थर्ड पार्ट है बेसिकली, ग्राफ नीचे क्यों गया, फिर उसी में ग्राफ आगे ऊपर क्यों गया, हाइड्रोजन हीलियम हमेशा ऊपर ऊपर क्यों रहा, और z इज इक्वल टू 1 कब आएगा, और z इज इक्वल टू 1 का सिग्निफिकेंस जो हम लोग पहले मेंशन करेंगे अभी, वो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे पहला पार्ट तो ये होता है कि z होता क्या है। तो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो रियल गैस और आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है उसके रेशियो को बोला गया है। और उसको जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस वाइज अगर हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस वाइज अगर उसको कंसिडर करें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का बेसिक मतलब ये समझ में आता है कि गैस को कितना इजीली कंप्रेस कर सकता है, कितना इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। और इस चीज़ को जस्ट इस टॉपिक के आगे हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस भी करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में हम लोग जैसे बोलते हैं ना गैस हाईली कंप्रेसिबल है, तो हाईली कंप्रेसिबल का क्या मतलब है, मतलब ज़्यादा इजीली लिक्विफाई हो सकता है। तो ये जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस है उससे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले पार्ट को रिलेट करते हैं। तो बोलने के लैंग्वेज में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब गैस कितना इजीली कंप्रेस होने की टेंडेंसी में है। लेकिन इस पूरे कंपैरिजन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो जो Z है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका मतलब बोला गया है रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ पे आराम से हम लोग रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और उसमें भी रियल वॉल्यूम में भी हम लोग मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे, मतलब रियल वॉल्यूम में मोलर रियल वॉल्यूम और दूसरा हम लोग मोलर वॉल्यूम में आइडियल वॉल्यूम वाले पार्ट की बात कर रहे होते हैं। सबसे पहला ये बेसिक डिफिनेशन जो हम लोग को ध्यान रखना है, और इसीलिए तुम लोगों को हम इस तरीके से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इन जनरल हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि पहले हम Z वाले पार्ट को मेंशन करेंगे, उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं कि हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है उससे भी रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस तरीके को डिस्कस करेंगे तो वो तरीका फिर समझने लायक भी नहीं रहता, वो बस है कि इधर के कंपैरिजन को उधर पुटअप कर दो। वो याद तो करना ही है, वैसे भी याद करना होता है, लेकिन इधर के कंपैरिजन को उधर आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट में जैसे Z इज इक्वल टू रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का रेशियो मोलर वॉल्यूम के लिए, तो इस पूरे पार्ट में जैसे अगर मान लो अपने पास एक्सप्रेशन है आइडियल गैस का PV इज इक्वल टू nRT जो हम लोग हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इस केस में जो आइडियल वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम वाले पार्ट में सब V अपॉन N, अगर इस चीज़ को कंसिडर करके चले तो V अपॉन N इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू RT/P आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मान लो इस RT/P वाले पार्ट को हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुटअप करें VM आइडियल वाले पार्ट में, तो यहाँ से एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आया क्या ये स्टेप समझ में अच्छा नहीं ठीक आया। है, तो जैसे मान लो हम लोग तो आइडियल मोलर वॉल्यूम है इसलिए 1 मोल कंसीडर करें, इसलिए n को 1 नहीं मोलर वॉल्यूम में n को 1 हम लोग कहीं भी मेंशन नहीं किया है। जैसे हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में सारा कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 मोल लेंगे तो रेशियो तो सिमिलर टाइप का मेंटेन रहेगा। तो अगर यहाँ पे मान लो कि हम लोग को आइडियल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम डिफाइन करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर यहाँ से n वाले पार्ट को उठा के नीचे ले गए तो यहाँ से V/N निकल के आया, और जस्ट अभी ऊपर मेंशन किया था वॉल्यूम पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स, इस चीज़ को मोलर वॉल्यूम बोला जाता है। तो इस V/N को ठीक है सर। हम लोग आराम से मोलर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो जब V/N निकालेंगे तो प्रेशर को उठा के दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा अपना RT/P। तो इस केस में हम लोगों का इस पूरे एक्सप्रेशन से PV इज इक्वल टू nRT से जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन से मोलर वॉल्यूम या फिर V/N इज इक्वल टू RT/P निकल के आएगा। और इस RT/P वाले पार्ट को ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुटअप कर देते हैं। तो अगर ऊपर वाले पार्ट में पुटअप करेंगे तो Z इज इक्वल टू nRT PV जो M है, मतलब सॉरी VM जो है वो रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए अब नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा नीचे वाले पार्ट में RT/P मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से P ऊपर जाएगा तो यहाँ से PVM अपॉन RT निकल के आएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो M वाला पार्ट है, सॉरी जो V वाला पार्ट है, ये रियल nRT गैस ना के सर, क्या, PVM by nRT। अरे कहाँ nRT है भाई, nRT हट गया ना यहाँ एक्सप्रेशन में, मोलर वॉल्यूम वाले पार्ट में हम लोग चीज़ को हटा चुके हैं। तो इस केस में PVM अपॉन RT, बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हम लोग यहाँ जो VM लेके चल रहे हैं वो रियल गैस वाले पार्ट के लिए लेके चल रहे हैं। तो अपना दो एक्सप्रेशन है Z का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन,
एक पार्ट वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल, मतलब मोलर वॉल्यूम का रेशियो फॉर रियल गैस एंड आइडियल गैस, ये सबसे बेसिक डिफिनेशन है। लेकिन उसी का एक्सटेंडेड डिफिनेशन पीवीएम अपॉन आरटी मेंशन करते हुए चल रहे हैं। एक ये फॉर्मूले को हम लोग हर जगह डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, मतलब हर जगह बार बार पीवीएम अपॉन आरटी मेंशन करने की कोशिश करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे उस चीज को हम लोग आगे एक एक करके देखना शुरू करते हैं। अब जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे मान लो पहला एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं, केवल पहला एक्सप्रेशन। तो इस केस में एक कंसिडरेशन ये है z इज इक्वल टू 1, ये कब आएगा? मतलब जो फॉर्मूला साइड में दे रखा है उसके हिसाब से z इक्वल टू कब आएगा, z इक्वल टू 1 कब आएगा, और इसका क्या बेसिक मतलब होना चाहिए? आइडियल में मतलब z इज इक्वल टू 1 का मतलब मोलर वॉल्यूम फॉर रियल गैस एंड आइडियल गैस सेम हो गया। तो मोलर वॉल्यूम फॉर रियल गैस एंड आइडियल गैस सेम हो गया, इसका मतलब तो बेसिकली ये है रियल गैस आइडियल सिचुएशन में रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव करना शुरू कर रहा है। तो ये जो z इज इक्वल टू 1 वर्सेस p है, वो इसीलिए z इज इक्वल टू 1 से हम लोग शुरू करते हैं। z वर्सेस p में हम लोग उस लाइन को एक पॉइंट बना के चल रहे हैं जहां से हम लोग गैस के आइडियल बिहेवियर को पुट अप करते हैं। अब उससे नीचे जा सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग z इज इक्वल टू 1 वाले पार्ट से सारा का सारा पॉइंट कंसिडर करना शुरू करेंगे। तो अगर z इज इक्वल टू 1 दिया होगा, इसका मतलब हम लोग का जो गैस है, जो भी रियल गैस है, वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। ये सबसे पहला कंसिडरेशन जो हम लोग को लेके चलना होता है, जो ध्यान रखना होता है। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने थर्ड पार्ट में। ये कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करेगा, तो कब शो करेगा मतलब z इज इक्वल टू 1 कब एक्वायर करेगा। तो z इक्वल टू 1 हम लोग पुट करने की कोशिश कर रहे होंगे वहां पे। उसके अलावा तो प्रेशर जो एक्स एक्सिस पे है वो 0 से शुरू हो रहा है कि और वो जीरो से शुरू है, वो जीरो से भी लोअर कुछ हो सकता है क्या? माइनस प्रेशर शुरू करवाएगा तो नहीं सर। तो z ग्रेटर देन 1 है। तो z ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, मतलब बोलने के लैंग्वेज में क्या मतलब है? तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव, अगर 0 से ऊपर वैल्यू रहा तो पॉजिटिव, 0 से नीचे वैल्यू रहा तो नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे इस चीज को। z अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो पॉजिटिव हुआ, और क्योंकि एक रियल गैस आइडियल गैस के जैसा नहीं है, तो इसका मतलब डेविएशन है उधर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से टर्म पॉजिटिव डेविएशन वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। और जब सिमिलर टाइप से हम लोग का थर्ड कंडीशन z लेस देन 1 हुआ, तो z लेस देन 1 का मतलब है कि वैल्यू नेगेटिव हो गया z के रिस्पेक्ट में, जो एक्सिस 1 है उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आराम से नेगेटिव डेविएशन वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने पूरे ग्राफ में 3 पार्ट होगा। z इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस बिहेवियर जब शो कर रहे हैं, z ग्रेटर देन 1 मतलब गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, z लेस देन 1 जब गैस नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हम लोगों को एक नॉर्मल गैस के लिए, जैसे NO2 हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, एक नॉर्मल गैस, इन सब गैसेस में गैस नेगेटिव बिहेवियर किस कंडीशन में शो कर रहा होगा या किस सिनेरियो में शो कर रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन किस सिनेरियो में शो कर रहा होगा, और आइडियल गैस बिहेवियर किस सिनेरियो में शो कर रहा होगा, इन सारी चीजों को डिराइव कर करके दिखाना है। हाँ ये है कि हम भले उसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे, बट तुमको वो एक्सप्रेशंस याद रखने या फिर तुमको वो रिजल्ट्स याद रखने हैं। याद रखो, क्वेश्चन सीधा सॉल्व होगा। डेरिवेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन फालतू का एक हेडेक होगा। डेरिवेशन दिखाएंगे, लिखवाया भी करते हैं, बट वो डेरिवेशन काम का नहीं है। हम लोग को उसके केवल लास्ट के पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि सवाल जो है, एक तो एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं दे रखा, पहला चीज, और दूसरा जो डेरिवेशन उससे रिलेटेड कोई पार्ट भी नहीं है, केवल उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग को कंसिडर करते हुए चलना है। तो पूरे वांडर वाले इक्वेशन से ये 3 एक्सप्रेशन किस किस कंडीशन में डिफाइन कराया जा सकता है, हम लोग इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। बट ये एक जो फॉर्मूला है, आज तक केवल एक बार इस पे सवाल आया है, केवल एक बार इस फॉर्मूले पे सवाल आया है, और बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्मूला, जो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा और बुक्स में भी हम सवाल नहीं देखा करते हैं नॉर्मली। तो इस एक फॉर्मूले को मेरे हिसाब से हम बहुत इंपॉर्टेंट माना करते हैं, हम इसी को याद रखा करते हैं। बाकी पार्ट हम अपने आप डिराइव कर लेंगे, लेकिन ये वीएम रियल बाय वीएम आइडियल, ये तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है। बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्मूला है, तो सवाल इससे पूछना बहुत ही इजी हो सकता है। लोग इसको याद रखते भी नहीं है, आराम से भूल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। बाकी ये 3 पार्ट है जिसको हम लोग एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब हम लोग इस ग्राफ पे वापस आएंगे फिर से कि जो z इज इक्वल टू 1 है, तो जैसे CH4 है, पहले नेगेटिव डेविएशन शो किया लो प्रेशर जोन में, फिर उसके बाद जब ये हाई प्रेशर जोन में जाना शुरू हुआ, तो जब नेगेटिव डेविएशन आया, तो कभी भी ग्राफ अगर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव जा रहा है, तो कभी तो लाइन
न्यूट्रल एक्सिस को कट करेगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू कट किया न्यूट्रल लाइन को, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो CH4 वाला पार्ट है वो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कुछ पॉइंट के लिए, कुछ कंडीशन, पार्टिकुलर कंडीशन के लिए एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर रहा होगा। दूसरा, अगर हम लोग CO2 गैस को लेके चले तो शुरू में नेगेटिव डेविएशन किया, फिर जब पॉजिटिव होना शुरू हुआ तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पे आराम से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो इन सब कंडीशंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। हाँ बोलो। तो ऐसा कोई गैस है जो 1 atm पे आइडियल बिहेवियर शो करता हो? 1 atm पे यार डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, हम तो करवा देंगे। वैसे इन जनरल बोला जाता है बहुत ही लो प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर। तो जैसे लो प्रेशर है और बहुत हाई टेम्परेचर है, तो हम टेम्परेचर बहुत हाई करते चले जाते हैं, तो हो जाएगा काम अपना। लेकिन इन जनरल 1 atm लिया नहीं जाता है, नॉर्मली नहीं कंसिडर किया जाता है। और कोई डाउट? बताओ भाई, और कोई डाउट? सर मतलब सारा गैसेस 2 पॉइंट पे आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है, 2 प्रेशर पॉइंट 2 पे। पॉइंट पे कर सकता है, बट ये जो जीरो प्रेशर है, जीरो प्रेशर का कोई सेंस होता नहीं है। जीरो प्रेशर हम लोग डेवलप नहीं करा सकते, तो उसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं। जैसे जीरो प्रेशर कैसे डेवलप करा पाएंगे? टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा। जीरो प्रेशर का मतलब वैक्यूम टाइप का चीज़ हो गया, अंदर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर गैस है अंदर और गैस मूव करेगा तो प्रेशर तो जीरो नहीं आने वाला है। तो ये पॉइंट एक तरीके से मैथ्स में करते हैं ना ऐसा। सर तो हाइड्रोजन एंड हीलियम कभी भी आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा? कर सकता है, बट हम लोग आइसोथर्म में जैसे मेंशन किया ना, रूम टेम्परेचर पे ही इस तरह का बिहेवियर होता है। हाइड्रोजन हीलियम रूम टेम्परेचर पे हमेशा ऊपर ही रहता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ऐसा क्यों, उसका रीज़न मेंशन करेंगे, और वहाँ पे जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मेंशन भी करेंगे कि हम लोग किस पार्टिकुलर कंडीशन पे हाइड्रोजन वाले पार्ट को और हीलियम वाले पार्ट को आराम से नॉर्मल गैसेस के जैसा एग्जिस्ट करा सकते हैं। जैसे चलो हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रेशर और हाई टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, ये बार बार ये लोग एक ही लाइन रट करके बैठ गए, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जैसे H2 और हीलियम बहुत ही हल्के गैसेस हैं, सबसे हल्के गैसेस हैं। तो जितना हल्का मास होगा, जैसे हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट रिलेट कर रहे थे तो बोले थे कि मोलर मास जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन वाले पार्ट का और हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, मोलर मास बहुत कम है। तो बेसिकली उनका इंट्रैक्शन फोर्स, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा लो है, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि हाइड्रोजन और हीलियम को कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो अगर हम लोग प्रेशर, जैसे एक चीज़ सोच के देखो, खुद से सोच के देखो कि सोच के क्या देखो, किया भी होगा, हम शायद शायद 9th-10th में कभी डिस्कशन भी किए थे। कभी देखा है फ्रिज में जो डिफ्रीजर होता है उसमें हाथ ऐसे चिपकाते तो हाथ चिपक जाता है? किया है कभी एक्सपेरिमेंट ऐसा? यस सर कार्टून में भी दिखाता था। हाँ, कहाँ? वीडियो सब में देख दिखाता लोग है ना, जीप कॉमेडी चिपकाता है, दिखाएगा चिपक जब जाता है। चिपक जाता है आइस पे। यस सर। आइस, हाँ आइस वाला जो क्यूब है तो वो भी चिपक जाता है। और कॉमेडी बाकी में दिखाया था, फिर और भी कार्टून में दिखाया था। अबे तुमको सीखना भी डिस्कवरी तो में देखा सर, तुमको जीप तुमको चिपक मतलब, गया। अच्छा नहीं ठीक है, बाकी लोग तो देखा और सही से डिस्कवरी से शिनचैन देखा। में भी था शायद। भाई साहब, मतलब देखिए, अरविंद बोला कि सर आइस क्यूब जो है वो चिपक जाता है, चलो ठीक है, अच्छी चीज है। दूसरा ज्योत्सना बोली हाँ सर वो हाथ चिपक जाता, समझ में आया। प्रियांश बोला कि सर डिस्कवरी में देखे, एक रिलायबल सोर्स है। आदित्य रन क्या बोला, टॉम एंड जेरी में। अबे टॉम एंड जेरी में ऐसा आदमी उड़ जाता है फिर एकदम से ऐसे नीचे गिरता है, मतलब तुमको लगता है कि वो रियलिस्टिक चीज है, वहां चिपक भी जाता है। तो मतलब रेफरेंस भी ऐसा absurd जगह का दे रहा है कि आदमी पागल हो जाएगा। और दूसरा एक सिंचन दे रहा है। आजकल का आजकल का जो जनरेशन है बर्बाद हो चुका है, हमको ये समझ में आ रहा है। तुम लोग यही सब देखता, पोकेमोन, डोरेमोन, नारुतो, नहीं, सिंचैन? पोकेमोन में बहुत ज्यादा नहीं देखा हूं मैं, खाली करीब करीब 30-40 एपिसोड ही देखा हूं। 30-40 एपिसोड भाई साहब। चलो ठीक है, मान गए तुमको, इज्जत करते, तुम्हारी आरती उतारेंगे। चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग उस फ्रिज के, ये हम पहले भी कभी डिस्कशन किए थे शायद से, अगर हम लोग एक फ्रिज है उसके नॉर्मल एरिया में अगर हाथ टच करें, जहाँ सब्जी वगैरह रखते हैं, तो उसमें हाथ नहीं चिपकता है। पर जो हम लोग का डीप फ्रीजर होता है उसमें हाथ चिपकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पार्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर बहुत लो होता है।
तो टेम्परेचर लो है अगर और हाथ चिपक रहा है तो उसका एक कंक्लूजन हम लोग ऐसा दे सकते हैं कि लो टेम्परेचर होने पे हम लोग का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब हम लोग के हाथ में स्किन है और नीचे भी एक सरफेस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए वो चिपक जाता है। ऐसा नहीं होता कि पानी जम जाता है और पानी जमने की वजह से चिपक जाता है, लेकिन उस सरफेस पे जब हाथ लगाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से वो हाथ चिपक जाता है। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एक चीज़ देखा होगा, जैसे मान लो हम लोग फेविक्विक से कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कभी हाथ में एक्सपेरिमेंट करके देखते हुए हाथ में फेविक्विक लगाया और उसको छोड़ दिया, हाथ चिपक चमड़ा जाता ऊपर है। जाएगा सर, मत कीजिए। टॉम एंड जेरी का नहीं उखड़ता है, ठीक है, उखड़ता है भी तो वापस आ जाता है। तो जैसे अगर मान लो हाथ चिपक गया तो उसको हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए नॉर्मली हल्का सा गर्म पानी डालते हैं उस पर। तो गर्म पानी डालने से जो उसका एडहेसिवनेस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों सरफेस को जकड़ के रखा है, वो चीज़ थोड़ा खराब होना शुरू होता है, फिर हम लोग आराम से इस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर लो टेम्परेचर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन और हीलियम क्यों ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये ऐसा बोला जा सकता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बहुत लो कर दें, बहुत लो करने का मतलब घटाते चले जाएं, तो उस केस में कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है, ऑल्दो इसमें मॉलिक्यूलर मास काफ़ी कम है, बट किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट हाई होना शुरू हो जाए, और अगर अट्रैक्शन फोर्स आ गया तो फिर वो गैसेस नॉर्मल गैस के जैसा बिहेवियर करना शुरू करेंगे। बट हम लोग आइसोथर्म में रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो पूरा ग्राफ है ये रूम टेम्परेचर पे कंसिडर कर रहे होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हमेशा वो दोनों गैसेस ऊपर रहेंगे, बाकी गैसेस वाले पार्ट नीचे आने के बाद ऊपर जा सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रेशर का कंडीशन हम लोग का क्या दे रखा है। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को, जैसे प्रेशर हाई है तो हाई प्रेशर होने, जैसे खुद से एक बार सोच के देखो कि किस कंडीशन पे गैस को कंप्रेस करना ज़्यादा इजी होगा, सोच के देखो बस इस चीज़ को। जैसे मान लो कि एक कोई गैस है, कोई भी XYZ, कोई भी एक अननोन गैस है, उसको हम लोग 1 ATM प्रेशर पर रखे हैं, ठीक है, और उसको 10 ATM प्रेशर पर रखे हैं। तो किस कंडीशन में जब बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो गैस को कंप्रेस करना ज़्यादा इजी फील होगा। एटीएम वाला को तो एक गैस है जिसको दो कंटेनर वाले, तो मान लो 1 ATM पे होगा। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ठीक है, मान लो एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम दे रखा है ऐसा। हाँ ठीक है, कोई सवाल बोल सर लेना। वन मान लो एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ठीक है, एक जगह पे गैस 1 ATM पे है और एक जगह पे गैस अंदर 10 ATM पे है, और दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। तो किस केस में गैस को कंप्रेस करना ज़्यादा इजी होगा? तो इस केस में अगर जैसे बाहर से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो 1 ATM वाला पार्ट लेस रेसिस्टेंस शो करेगा। 1 ATM से पहले 10 ATM पे जाएंगे तब वहां से रेसिस्टेंस आना शुरू होगा। मतलब जब प्रेशर लोअर जोन में है तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो लो है, मतलब गैस को कंप्रेस करना थोड़ा आसान टाइप का होता है। जबकि हाइयर टेम्परेचर वाले पार्ट पे या फिर हाइयर प्रेशर में जाएंगे तब उस केस में गैस को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंप्रेस्ड स्टेट में हो रहा होता है वो सब चीज़। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कंसिडर करना शुरू कर रहे होंगे, बट हाँ ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें होंगे जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जैसे जस्ट इस टॉपिक के बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस भी करेंगे, जो हम लोग उसमें पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, बोला था तुम लोग ये चीज़ मेंशन करेंगे। एक क्वेश्चन में दे रखा था क्रिटिकल पॉइंट करके, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ H2O इज हायर देन O2, ऐसा कोई सवाल दे रखा था क्या? यस सर, उसमें ऑप्शन H2O दिया हुआ था, ड्यू टू वी शेप, ड्यू टू हाँ एक हाँ था, एग्जैक्टली H2O और O2 था, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन H2O था। H2O था, H2O तो था, और दूसरा क्या था? O2, अच्छा O2 ही था, चलो ठीक है। तो उसमें वही था वी शेप है क्या है, तो जैसे ये और एक था वो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट, तो जैसे डाइपोल मोमेंट से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और उससे क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन आएगा, वो सारे के सारे कंडीशंस आएंगे, और उन कंडीशंस के बाद फिर हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ गैस के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स A एंड B, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तुम लोग को डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बट डेरिवेशन समझना कि इस तरह का कंडीशन क्या, मतलब क्या इफेक्ट डाल रहा है, इस वजह से वो डेरिवेशन समझना है। और डेरिवेशन समझने के बाद उसको हम लोग एज अ कंक्लूजन या एज अ रिजल्ट बस याद करते जाएंगे, और उसके एप्लीकेशन को हम लोग अगले वाले टॉपिक्स में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से शायद अप्रोक्सीमेटली 2 दिन का ये टॉपिक लगेगा। हाँ ये है कि तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क होगा, बस छोटा सा होमवर्क है,
गैसियस स्टेट टॉपिक में जो एनसीईआरटी दे रखा 11th क्लास का, उससे गैसियस स्टेट टॉपिक में शायद से सेकंड पेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में दे रखा है, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, इसके बारे में दे रखा है। उस एक पार्ट को पूरा रीड करना, ताकि जब हम लोग कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी करें तो ए एंड बी के कंपैरिजन में तुमको चीजें पहले से मालूम हो, ताकि हम जब वो केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है ना, लेकिन अब एक्चुअल में उसको केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाता है क्योंकि है वो इंट्रैक्शन, लेकिन एनसीईआरटी में वो गैसियस स्टेट में दे रखा है क्योंकि उसका एप्लीकेशन गैसियस स्टेट में है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स से कंसेप्ट को यूज करते हैं क्योंकि जनरलाइज केमिस्ट्री है, बट उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोग के गैसियस स्टेट में आता है, जहाँ पे हम लोग लिक्विफेक्शन गैस वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वनड्रॉ वाली क्वेश्चन से कोई होमवर्क नहीं है, बस यही होमवर्क रहेगा कि तुम लोग को उस पार्टिकुलर चीज को पढ़ के आना है। और एक और चीज पढ़, नहीं थैंक यू नहीं, अभी रुक एक और चीज को पढ़ करके आना है। जैसे गैसियस स्टेट में एक हम ग्राफ बना रहे हैं, वो हम टॉपिक लिख दे रहे हैं और वो ग्राफ बना रहे हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आना, बस उसको रीड करना, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करना। जो लिक्विफेक्शन ऑफ गैस होता है, गैस को लिक्विफाई करने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को केवल ढंग से पढ़ना है। वो एक पेज में पूरा वो दे रखा है, उस पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको एनसीईआरटी से ही पढ़ना। एनसीईआरटी में टॉपिक बहुत ही अच्छा दे रखा है, इनफैक्ट सिंगेज वगैरह सब में इसको छाप रखा है, मतलब यही एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट मार रखा है। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैस वाले पार्ट को, जिसमें एक इस तरह का ग्राफ दे रखा है, अगर कोई बुक वगैरह पलट के देखता होगा तो उसको दिखता होगा इस तरह कुछ वहाँ पे शेप का ग्राफ मेंशन किया हुआ है, इस टाइप का पार्टिकुलर टाइप का कुछ ग्राफ मेंशन किया हुआ, और पेज पलटेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। इस टॉपिक के नाम से लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। एक बार इसके एक पेज की थ्योरी को रीड करना और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाले पार्ट को रीड करके रखना। ये दोनों टॉपिक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रीड करके रखो, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के थियोरेटिकल पार्ट पे जाएंगे। और इस टॉपिक में अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लगेगा। उसके बाद 1 दिन और हम लोग का लेक्चर जाएगा जिसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ऑल्दो इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन दिया जा सकता तो है, लेकिन देता नहीं है इस पार्ट में, थियोरेटिकल ही कैलकुलेशन दिए जाते हैं। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट कैलकुलेट करेंगे इसमें, बट ऑलमोस्ट मान के चलो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खत्म हो चुका है इसमें, ठीक है। चाहे तो सब्जेक्टिव वाला पार्ट तुम लोग बना सकते हो, जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं वो सब्जेक्टिव वाला पार्ट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस दोनों लेक्चर के बाद तीसरा एक और लेक्चर होगा जिसमें सर मैं हम आपसे लोग, व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पूछा था सर। क्या क्वेश्चन था सर वो क्वेश्चन सेल्सियस वाला, तो पहले आपको आंसर भेजा, आप बोले कि सेल्सियस में दिया, सेल्सियस में हम लोग को दिया तो अच्छा हाँ, तो उसका आंसर हम लोग को चेंज करना फिर पड़ेगा। आप निकाले, फिर वो भी नहीं था, तो ठीक है हम देख लेंगे उस क्वेश्चन, ठीक है उस क्वेश्चन को देख लेंगे। हम कंप्यूटर पे नहीं थे इसलिए हमने क्वेश्चन को नहीं देख रहे थे, हम फोन में देख रहे थे उस चीज को, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम देख करके एक बार क्लियरिफाई कर देंगे, एक बार बस हमको मैसेज कर दो ताकि हमको ध्यान में रहे वो चीज, ठीक है। तो उसके बाद एक लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट डिस्कस करेंगे, वेरियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है इन्वर्जन टेम्परेचर, ऑल्दो काम का तो नहीं है बट फिर भी वो इन्वर्जन टेम्परेचर वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल में वो नीट के सिलेबस में इन्वर्जन टेम्परेचर वाला पार्ट, तो इसलिए वो 4 टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। 3 दिन में ये लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में गैस स्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, और नेक्स्ट वीक में जो भी टेस्ट एडवांस हो उसका भी ढंग से तैयारी करते जाओ। काइनेमेटिक्स तुम्हारे सिलेबस में होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तुम्हारे सिलेबस में होगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन रखेंगे सिलेबस में। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। एक सवाल था। हाँ बोलो। सर जो फेविक्विक होता है इसका, जो जिसमें वो डाला हुआ रहता है उसमें क्यों नहीं चिपकता है, वो किस चीज से बना हुआ रहता है? जैसे मान लो कि ऐसा समझ के चलो कि कांटेक्ट में नहीं आता शायद इसलिए नहीं चिपकता, वरना मुंह पे चिपक नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे मान लो बॉटल कैप लगा रहता है इसलिए। अरे नहीं रे, बॉटल कैप नहीं रहता। जैसे अगर सही में सूख जाता है, अगर फेविक्विक सूख जाता है तो सूखने की वजह से एक्चुअल में जैसे क्या है कि वो उसका लिक्विड जो पार्ट है उसमें से
इवोपरेशन होकर के केवल सॉलिड वाला पार्ट बच जाता है। तो चिपकता तो खैर क्या है, उसमें होता क्या है कि जब उसमें से वाटर निकल जाता है तो उसका एडेसिव बिहेवियर और बढ़ता चला जाता है और ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो साइड से थोड़ा चिपक जाता है। लिक्विड के फेवर में भी ऐसा नहीं कि चिपकता नहीं है, अगर ढंग से देखो तो जैसे मान लो कि जैसे तुम बोल रही हो कि सर फेविक्विक जो है वो उसके बॉटल के अंदर चिपका हुआ नहीं रहता, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि फेविक्विक के डब्बे को जब उल्टा करते हो तो अंदर से सारा फेविक्विक बाहर निकल जाता होगा। निकलता है क्या? नहीं सर, कुछ रह ही जाता है। कुछ रह जाता है, तो डेफिनेटली वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, चिपका हुआ ये लिक्विड। लेकिन तुम इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो सॉलिड का सरफेस है, उस पर कुछ लिक्विड वाला पार्ट चिपका हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है और उसके बाद उसके अगले वाले लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो जो लिक्विड का लेयर है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं रह रहा है, क्योंकि उसमें वाटर वाला पार्ट मिक्सड अप हो रखा है जो उसके एडेसिवनेस को कम कर रखा है। तो ये पार्ट नीचे की तरफ मूव करते चला जाता है। जो सॉलिड से चिपका उतना चिपका ही हुआ, बट वो एक सिंपल लेयर चिपका हुआ है, उस लेयर के आगे का पार्ट उससे चिपक के नहीं रह पा रहा है। तो इस वजह से हम लोग को लगता है कि हाँ उसको मतलब फेविक्विक अंदर चिपक नहीं रहा, चिपक तो रहा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? इतना भारी भारी सवाल पूछ लेता तुम लोगों को समझ नहीं आता है। आज तुम लोगों को एक हम लिंक भेजे थे ग्रुप में, पढ़ा था लेक्चर, यस वो सर, आइस को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे जमा सकते हैं। यस अब तुम लोगों को सर, बहुत दिन पहले ये चीज बताया था ना शायद। यस सर, वो आर्टिकल, Yes, हाँ Yes. वो आर्टिकल मेरे वो आर्टिकल मेरे सामने फिर से गया। बस उस टाइम पे हम तुम लोगों से बोले भी थे कि एक सवाल पूछा था कोई कि सर एक सवाल बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस गर्म होगा कि ठंडा। तो एक्चुअल में जैसे हम सोचे थे उस बारे में, तो ये कंक्लूजन आया कि जैसे आइस का मतलब क्या है, तो आइस का मतलब H2O का सॉलिडिफाइड पार्ट, वाटर का मतलब क्या है तो H2O का लिक्विड पार्ट, वाटर वेपर का मतलब क्या है H2O का गैसियस पार्ट। तो अगर आइस सॉलिडिफाइड है तो इसका मतलब बहुत हाई प्रेशर पे उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल दूर जाना चाहेंगे, बट प्रेशर बढ़ा के उसको कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो भी हर एक पार्टिकल के अंदर टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर है। तो आइस उसका सॉलिड पार्ट मतलब H2O का सॉलिड वर्जन आइस है, उसको आइस बोल रहे हैं हम लोग। आइस का बेसिक मतलब हम लोग बचपन से जाने जो ठंडा लगता हो छूने से, लेकिन आइस का बेसिक मतलब तो सॉलिडिफाइड H2O। तो सॉलिडिफाइड H2O 50 डिग्री पे हो या 100 डिग्री पे हो या फिर 150 डिग्री पे हो, वो रहेगा तो उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे रहेगा, 100 डिग्री पे तो 100 डिग्री फील होगा अपने को। ये है कि 100 डिग्री पे आइस को सॉलिडिफाई मतलब आइस का फॉर्मेशन मतलब H2O को सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत ही हाई प्रेशर चाहिए होगा, बहुत हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर अचीव कर लिया गया होगा, इसके वजह से हम लोग का वो सॉलिड पार्ट एग्जिस्ट करना शुरू कर गया है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से वो 100 डिग्री सेल्सियस के जैसा ही बिहेव करेगा। तो आज बाई चांस उसी बैच का लेक्चर था जिस बैच में वो सवाल पूछा गया था, उस वो जो अंशुल करके वो अप्पा का स्टूडेंट है, तो वो सवाल जो पूछा था कि सर गर्म लगेगा कि ठंडा, वो दोबारा सवाल एक और पूछ लिया कि सर इसका फायदा क्या है, मतलब हम कर क्यों रहे इसको, आइस को जमा क्यों रहे, 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के जा क्यों रहे हैं। अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम इसके बारे में भी रिसर्च करेंगे कि 100 डिग्री पे आइस को कॉम्पैक्ट करने का क्या सेंस है, क्यों इस चीज़ को अचीव किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, तभी उस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। क्या डायरेक्शन है वो सोचने की बात होगी, ठीक है। तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे, और हम पहले तो तुम लोग का नोट्स भेज देते हैं भाई। कोई अगर डाउट है तब तक पूछ सकते हैं आराम से, और अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए टाटा बाय बाय। घर कब आइएगा? घर कब आएंगे? जब मन करेगा तब आएंगे। जब जब हम किसी का पिटाई करने का मन करेगा, जब किसी को मारने का मन करेगा, तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। वहां तुमको मारेंगे, पूछेगा क्यों मार रहे सर, बस मन किया, ठीक है। तुम्हारे साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। आ गया भाई बैच। इतना नालायकी कहाँ से सीख लिया तुम? चलो नोट्स भेज दिया है, नेक्स्ट क्लास में जो दोनों होमवर्क दिया उन दोनों होमवर्क का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, ठीक है। पढ़ के आना, काफी मजा आएगा डिस्कशन करने में। चलो आज के लिए क्लास एंड करते हैं। टैलेंट तो था बचपन से।